मैं ज़ॉम्बी बनने के बाद सबसे पहला काम हर जगह मिल्क पाउडर और डायपर्स इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि मैंने एक इंसानी बच्ची को अपनाया था। सभी ज़ॉम्बीज मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह बच्ची दरअसल ह्यूमन रेस की एम्प्रेस का रीबर्थ थी। अपने पिछले जीवन में उसने चारों दिशाओं में युद्ध लड़े थे, अनगिनत लाइफ एंड डेथ बैटल्स झेली थी, काउंटलेस दूसरी रेसेस के शक्तिशाली वॉरियर्स को मार गिराया था। लेकिन आखिर में डू जी क्लैन की गंदी स्नीक अटैक की वजह से स्टारी स्काई इंसेक्ट रेस की मदर क्वीन के हाथों मारी गई। अब उसका रीबर्थ 50 साल पहले अपोकलिप्स की शुरुआत में हुआ था, लेकिन इस बार वह एक छोटी बच्ची बनकर लौटी थी। उधर मैं जैसे ही इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुआ, तुरंत ज़ॉम्बीज के हमले का शिकार हो गया और आखिरकार खुद भी एक ज़ॉम्बी बन गया। अच्छी बात बस इतनी थी कि मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस बची रही। पिछले 1 महीने से मैं सुपरमार्केट के फ्रिज में मिली फ्रोजन मीट खाकर जिंदा था, लेकिन अब वह मीट भी सड़ने लगी थी। भले ही ज़ॉम्बीज सड़ा हुआ मीट खाते हों, लेकिन ह्यूमन माइंड होने की वजह से मैं उसे नहीं खा सकता था। मजबूरी में मैंने खुद को एक साधारण ज़ॉम्बी की तरह डिस्गाइज किया और खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ा। तभी एक घर के किचन में जाने ही वाला था कि अचानक बगल वाले कमरे से एक बच्ची के रोने की आवाज आई। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर का कमरा बेहद आरामदायक और साफ सुथरा था, जो बाहर हॉल में फैले खून के धब्बों से बिल्कुल उल्टा था। बिस्तर पर करीब 6-7 महीने की एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी। लगता था उसके माता पिता ने अपनी आखिरी सांसों में बेडरूम का दरवाजा बंद करके उसे बचाने की कोशिश की थी। उसी समय यून रुओक्शुए पूरी तरह निराश हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसे रीबर्थ मिला था, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता की जगह उसने एक ज़ॉम्बी को देखा। वह पहले से ही काफी देर से भूखी थी, ऊपर से इस वक्त का भयानक डर, हंगर और फियर दोनों के असर से वह बेहोश हो गई। उस छोटी बच्ची को देखकर मैं हैरान रह गया। वह सिर्फ 5-6 महीने की थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। किसी वजह से मुझे उससे अपनापन महसूस हुआ। हम दोनों ही बिना वजह इस दुनिया में आ गए थे और बदकिस्मती से अपोकलिप्स का शिकार बने थे। मेरी आंखों के सामने अचानक आई यह नई जिंदगी अंधेरे में चमकती एक उम्मीद जैसी लगी, जिसने मुझे जीने का नया मकसद दे दिया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं इस छोटी बच्ची को पालूंगा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि वह भूख की वजह से बेहोश हो चुकी है और कमरे में रखा मिल्क पाउडर का डिब्बा भी पूरी तरह खाली था। मैंने फैसला किया कि बाहर जाकर मिल्क पाउडर ढूंढ कर लाऊंगा। मैंने बेडरूम का दरवाजा अच्छी तरह बंद किया, बच्ची को अंदर सुरक्षित रखा और दरवाजे के सामने सोफा लगाकर ज़ॉम्बीज के अंदर आने का रास्ता रोक दिया। किचन में काफी तलाश करने के बाद भी कुछ काम का नहीं मिला, इसलिए मुझे ऊपर की मंजिलों पर जाना पड़ा। तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में सूखे हुए काले भूरे खून के निशान फैले हुए थे। जमीन पर पहचान में न आने वाले बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े थे। बिल्डिंग का मेन डोर खुला होने के बावजूद वहाँ इतनी बदबू थी कि सांस लेना मुश्किल था। कॉरिडोर में कई अधूरे शरीर वाले ज़ॉम्बीज भी घूम रहे थे, लेकिन अब मैं इन सब का आदी हो चुका था और चुपचाप घरों की सर्च करता रहा। लगातार कई किचन्स खंगालने के बाद भी मुझे मिल्क पाउडर नहीं मिला, सिर्फ थोड़ा सा पूरी तरह न सड़ा हुआ रॉ मीट मिला। आखिर जब मैं 5वीं मंजिल के एक घर में पहुंचा तो वहाँ की महिला ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसने अपने ही बच्चे को खा लिया था। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया। अगर वह छोटी बच्ची भी बेडरूम में बंद न होती तो शायद उसका अंजाम भी यही होता। आखिरकार खुले हुए मिल्क पाउडर के 2 डिब्बे और करीब 2 किलो ऐसा रॉ मीट ढूंढ लिया जो अभी तक पूरी तरह सड़ा नहीं था। यून रुओक्शुए बेहोशी में ही महसूस कर रही थी कि उसके मुंह में दूध डाला जा रहा है। उसने इंस्टिंक्ट से दूध पीना शुरू किया। एनर्जी मिलने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, लेकिन उसने देखा कि वह मरी नहीं थी, बल्कि एक ज़ॉम्बी बिल्कुल नैनी की तरह चम्मच से उसे दूध पिला रहा था। अपने पिछले जीवन की यादों में उसने हमेशा ज़ॉम्बीज को सिर्फ खून के प्यासे मॉन्स्टर्स के रूप में देखा था। उसने तो खुद भी अपने ज़ॉम्बी बन चुके साथियों को खत्म किया था। उसके मन में ख्याल आया, क्या यह ज़ॉम्बी मुझे बड़ा करके बाद में खा जाएगा? मुझे नहीं पता वह छोटी बच्ची क्या सोच रही थी, लेकिन उसे दोबारा आंखें खोलते देखकर मैंने राहत की सांस ली। हालांकि वह काफी समय से भूखी थी, इसलिए एक कटोरी मिल्क पाउडर पिलाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। मैं आदत से उसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी याद आया कि मैं ज़ॉम्बी हूँ। जैसे ही बोलने की कोशिश की, मेरे मुंह से सिर्फ एक धीमी गुर्राहट निकली। मैं चुप हो गया और बिना कुछ बोले लगातार 3 कटोरी मिल्क पाउडर बनाकर उसे पिलाया, तब जाकर उसका पेट भरा। मैंने मन ही मन सोचा कि बच्चे को पालना सच में आसान नहीं है। अब से मुझे ज्यादा मिल्क पाउडर जमा करना होगा। अच्छी बात यह थी कि मिल्क पाउडर लंबे समय तक खराब नहीं होता। पेट भरने के बाद यून रुओक्शुए आराम से बेबी क्रिब में लेट गई। उसे यह सब बेहद अजीब लग रहा था। मेरे शरीर से निकलने वाली ऑरा साफ बता रही थी कि मैं अभी अभी ज़ॉम्बी बना था और सिर्फ एक बेहद कमजोर फर्स्ट स्टेज ज़ॉम्बी था। इतने लो लेवल का ज़ॉम्बी किसी भी हालत में इंटेलिजेंस नहीं रख सकता था, इसलिए वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। लेकिन पिछले जीवन में अनगिनत लाइफ एंड डेथ बैटल्स लड़ चुकी एम्प्रेस होने के कारण वह धीरे धीरे शांत हो गई। उसके मन में डर अभी भी था, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह ज़ॉम्बी सच में उसे खाना चाहता भी है तो कम से कम वह भूखी नहीं मरेगी। कई दिनों की भूख और डर से उसके नर्व्स पूरी तरह तनाव में थे, लेकिन अब राहत मिलने पर वह गहरी नींद में सो गई। मैं उस छोटी बच्ची का सोता हुआ चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मुझे शांति और सुकून महसूस हुआ, लेकिन कुछ महीनों की बच्ची को यहाँ अकेला छोड़ देना मतलब उसकी मौत तय थी, इसलिए मैंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ये 7 मंजिला पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। दूसरी मंजिल बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, जबकि 7वीं मंजिल सबसे ऊपर होने की वजह से काफी सुरक्षित थी। शायद बिल्डिंग पुरानी होने के कारण यहाँ ज़ॉम्बीज ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो थे वे बेहद भूखे थे। मैं उस छोटी बच्ची को लेकर खुलेआम घूमने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने क्रोबार उठाया और रास्ते में मिलने वाले ज़ॉम्बीज को पीछे से चुपचाप खत्म करता गया। 7वीं मंजिल पर पहुंचकर मैंने उसे सुरक्षित रखा, फिर
फिर खुद नहाया और साफ कपड़े पहन ली। अब शरीर पर मौजूद घावों के निशान छोड़ दें तो मैं लगभग एक सामान्य इंसान जैसा ही दिखा था। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि इस घर में मुझे बेबी प्रोडक्ट्स भी काफी मात्रा में मिल गए। शायद एपोकलिप्स शुरू होने पर यहाँ रहने वाला परिवार जल्दबाजी में सब छोड़कर भाग गया था। मैंने यह भी महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार घूमने फिरने की वजह से ज़ॉम्बी बनने के बाद जो मेरा शरीर बेहद अकड़ा हुआ था, अब वह काफी फ्लेक्सिबल हो गया था। मैं कुछ आसान ह्यूमन मूवमेंट्स भी करने लगा था। हालांकि मुझे इस बात पर हैरानी हुई, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान यून रुओक्सुए पर था। जब मैं डायपर लेकर उसे बदलने जा रहा था, तभी यून रुओक्सुए के दिमाग में एक चौंकाने वाला ख्याल आया। पहले उसे सिर्फ इस बात पर हैरानी थी कि मैं उसे खाना खिला रहा हूँ, लेकिन अब जब उसने मुझे डायपर बदलने की तैयारी करते देखा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि मैंने अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस संभाल कर रखी है। उसने हमारी पहली मुलाकात को याद किया। उसे याद आया कि मैंने डोर हैंडल घुमाया था, क्रोबार से दरवाजा खोला था, मिल्क पाउडर बनाकर उसे पिलाया था। यह सब किसी सामान्य फर्स्ट स्टेज ज़ॉम्बी के इंस्टिंक्ट नहीं हो सकते थे। अब उसे पूरा भरोसा हो गया कि मेरे अंदर अभी भी इंसानी चेतना मौजूद है और वही मेरी ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी इंस्टिंक्ट को दबा रही है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। उसे एहसास हुआ कि मैं किसी भी तरह से महिला नहीं बल्कि एक पुरुष ज़ॉम्बी हूँ। उसने शर्माते हुए सोचा कि उसकी सारी इज्जत तो डायपर बदलते समय ही चली जाएगी, लेकिन कुछ ही पल बाद उसने खुद को समझा लिया। आखिर उसे दोबारा जिंदगी मिली थी और उसकी जान भी इसी ज़ॉम्बी ने बचाई थी। इतनी छोटी बात पर नाराज होना ठीक नहीं था। उसने मुझे अपने अकड़े हुए हाथों से बड़ी मुश्किल से उसका डायपर बदलते देखा। उसके मन में एक साथ दुख और अपनापन दोनों पैदा हुए। उसने कल्पना की कि शायद कभी मेरा भी एक खुशहाल परिवार रहा होगा, लेकिन एपोकलिप्स ने सब कुछ छीन लिया और मुझे ज़ॉम्बी बना दिया। किसी भी दुनिया का न रह पाने वाला यह अकेलापन उसके दिल के सबसे नरम हिस्से को छू गया। उसी पल उसने मुझे अपने ज़ॉम्बी पापा के रूप में स्वीकार कर लिया। नया घर ठीक करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपने और छोटी बच्ची दोनों के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना जमा करना होगा। दिन में बाहर निकलना सर्वाइवर्स को शक में डाल सकता था और हमारी पहचान खुल सकती थी। इसलिए मैंने रात को बाहर जाने का फैसला किया। निकलने से पहले मैंने सिर्फ बेडरूम का दरवाजा ही बंद नहीं किया, बल्कि स्टेयरकेस के सामने बड़ी अलमारी भी लगा दी ताकि कोई ज़ॉम्बी या इंसान ऊपर न आ सके। मैं सप्लाईज ढूंढने निकला। आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में हर घर में थोड़ा थोड़ा सामान बचा था। धीरे धीरे काफी फूड जमा हो गया। हाइकिंग बैग भरने के बाद मैं बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर उठाकर अंधेरे में आगे बढ़ा। तभी अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने ऊपर देखा तो आसमान में चमकता चांद पूरी तरह ब्लड रेड हो चुका था। उसी समय यून रुओक्सुए की नींद खुली। उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। वह आराम से डायपर गीला करने ही वाली थी कि खिड़की से बाहर ब्लड मून दिखाई दिया। उसने तुरंत समझ लिया कि अब पूरी दुनिया के एवोल्यूशन का दौर शुरू होने वाला है। मुझे भी ब्लड मून देखकर हैरानी हुई, लेकिन यह ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की दुनिया थी और मैंने साइंस फिक्शन मूवीज में ऐसा सीन पहले देखा था। इसलिए मैंने जल्दी ही इसे स्वीकार कर लिया और सोचा कि एपोकलिप्स में ऐसा होना स्वाभाविक है। मैं लगातार सप्लाईज उठाकर घर पहुंचाता रहा। मैंने सिर्फ फूड ही नहीं बल्कि बुक्स तक उठानी शुरू कर दी। लेकिन चौथी बार सामान उठाते समय अचानक मेरे शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। मेरे बर्फ जैसे ठंडे शरीर के अंदर अचानक जलती हुई गर्मी फैलने लगी। ये एहसास मेरे लिए अजनबी भी था और परिचित ही, जैसे मैं दोबारा इंसान बन रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में असहनीय खुजली और दर्द शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरा ब्रेन फट जाएगा। मुझे लगा कि शायद मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस खत्म होने वाली है और मैं हमेशा के लिए सिर्फ ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। मैं बुरी तरह घबरा गया। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ब्लड मून की रोशनी में बाकी ज़ॉम्बीज भी उसी बदलाव से गुजर रहे थे। दूसरी तरफ मूनलाइट में नहाए सर्वाइवर्स के शरीर भी गर्म होने लगे। उनके शरीर में ब्लड फ्लो तेज हो गया, बोन्स मजबूत होने लगी और बेडरूम में मौजूद यून रुओक्सुए भी ब्लड मून की लाल रोशनी से घिर गई। उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा और पूरे शरीर में तेज गर्मी फैल गई। पता नहीं कितना समय बीत गया, लेकिन आखिरकार मुझे होश आया। आसपास सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन जैसे ही मैं चला मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा एजाइल हो चुका है। अब मैं पहले जैसा अकड़ा हुआ ज़ॉम्बी नहीं रहा। मैंने देखा कि मेरे शरीर पर फैली काली नसें हल्की पड़ चुकी थीं। सिर पर दोबारा बाल उग आए थे और सड़क पर घूमने वाले बाकी ज़ॉम्बीज भी पहले जितने डरावने नहीं दिख रहे थे। उनमें अब थोड़ी बहुत इंसानों जैसी शक्ल दिखाई देने लगी थी। मेरे मन में उम्मीद जगी कि यह दुनिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। तभी एक ज़ॉम्बी के पास से गुजरते समय मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे और उस ज़ॉम्बी के बीच कोई अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक स्पेशल एबिलिटी जाग चुकी है। मैं अपनी सोच उस धागे के जरिए ज़ॉम्बी के दिमाग तक भेज सकता था और उसे पपेट की तरह कंट्रोल कर सकता था। मैंने ध्यान लगाकर कोशिश की तो ज़ॉम्बी से मेरा कनेक्शन और मजबूत हो गया और मैं उससे मुश्किल मूवमेंट्स भी करवाने लगा। मैंने इस एबिलिटी का नाम कंट्रोल ज़ॉम्बी रखा। कई बार प्रयोग करने के बाद मुझे पता चला कि फिलहाल मैं एक साथ सिर्फ 2 ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता हूँ और अगर वे बहुत दूर चले जाएं तो मैं उन्हें सही कमांड नहीं दे पाता। मुझे लगा कि यह मेरी मेंटल पावर पर निर्भर करता है। मैंने जिन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल किया था उन्हें ज़ॉम्बी पपेट्स नाम दिया। थोड़ा थकने के बाद मुझे अचानक अकेली घर पर मौजूद यून रुओक्सुए की याद आई। मैंने तुरंत दोनों ज़ॉम्बी पपेट्स को इकट्ठा किया, उनसे सारा सामान उठवाया और तेजी से बिल्डिंग की ओर लौट चला। सच कहूँ तो ज़ॉम्बीज से बेहतर मजदूर कोई नहीं हो सकता। न खाना चाहिए, न पानी, न सैलरी। उधर ब्लड मून की ब्लेसिंग खत्म होने के बाद यून रुओक्सुए भी गहरी नींद से जागी। उसके दिमाग में अचानक ढेर सारी जानकारी भर गई और उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। पिछले जीवन में उसे सिर्फ टाइम कंट्रोल टैलेंट मिला था, लेकिन इस बार उसके पास टेलेकिनेसिस भी जाग चुकी थी। अब वह सिर्फ अपनी इच्छा से चीजों को कंट्रोल कर सकती
जाती थी। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसे अपने पिछले जीवन की टाइम कंट्रोल एबिलिटी भी दोबारा मिल गई थी। ये दोनों टैलेंट्स मिलकर उसे भविष्य का सबसे शक्तिशाली वॉरियर बना सकते थे। पिछले जीवन में सिर्फ टाइम कंट्रोल के दम पर वह ह्यूमन एम्प्रेस बनी थी, लेकिन इस जन्म में डबल टैलेंट मिलने का मतलब था कि अटैक और डिफेंस दोनों में वह अजेय बन सकती थी। उसने अपनी नई एबिलिटीज इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसका बेबी बॉडी अभी बहुत कमजोर था। कुछ ही देर में उसके सिर में तेज दर्द और कमजोरी शुरू हो गई। फिर भी उसकी कमजोर मेंटल पावर उसके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ सकी। उसे पूरा यकीन था कि बड़े होने पर उसकी ताकत पिछले जीवन से भी कई गुना ज्यादा होगी और वह उस इंसेक्ट क्वीन को भी हरा देगी जिसने पिछले जन्म में उसे मार डाला था। तभी बाहर से आवाज आई। यूनरुऑक्सुए मुस्कुराई और समझ गई कि उसका ज़ॉम्बी पापा वापस आ गया है। अब उसके मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस वाला ज़ॉम्बी ब्लड मून के बाद क्या इंसानों की तरह कोई स्पेशल एबिलिटी भी जागा होगा। उधर मैंने देखा कि स्टेयरकेस के सामने रखी अलमारी अपनी जगह से नहीं हिली थी, तो मैंने राहत की सांस ली। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मुझे किसी की चिंता हुई थी। मैंने जल्दी से अलमारी हटाई, बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर दौड़ गया। वहाँ यूनरुऑक्सुए जाग रही थी और चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी, जबकि मैंने आज तक कभी लव भी नहीं किया था, लेकिन इस वक्त पहली बार मुझे सच में पापा बनने का एहसास हो रहा था। इसके बाद मैं किचन में गया, लेकिन पानी और बिजली दोनों बंद थे, इसलिए मैंने मिनरल वाटर से ही छोटी बच्ची के लिए मिल्क पाउडर तैयार किया। जब मैं दूध घोल रहा था तब यूनरुऑक्सुए भी अपने ज़ॉम्बी पापा को ध्यान से देख रही थी। उसने महसूस किया कि ब्लड मून के बाद मेरे अंदर कुछ बदलाव जरूर आए हैं, हालांकि वे ज्यादा बड़े नहीं थे। अब मैं पहले से थोड़ा ज्यादा इंसानों जैसा दिखने लगा था, लेकिन यह बदलाव उसके पिछले जीवन में देखी गई ज़ॉम्बी एवोल्यूशन से बिल्कुल अलग था। पिछले जन्म में ज़ॉम्बीज कई अलग अलग टाइप्स में एवोल्यूशन करते थे, जैसे टैंक टाइप ज़ॉम्बी जिनका शरीर बेहद विशाल और ताकतवर हो जाता था। उनकी डिफेंस असाधारण होती थी और वे बैटलफील्ड में मेन बैटल टैंक की तरह सर्वाइवर्स के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाते थे। इसलिए उसने मुझ जैसे स्पेशल ज़ॉम्बी से ब्लड मून के बाद बहुत बड़ी एवोल्यूशन की उम्मीद की थी, क्योंकि अपोकलिप्स में ताकत ही जिंदा रहने की सबसे बड़ी कुंजी होती है। लेकिन मेरे अंदर सिर्फ मामूली बदलाव देकर उसे थोड़ी निराशा हुई। उसी समय यूनरुऑक्सुए ने मन ही मन फैसला किया कि जब वह बड़ी होगी तो इतनी शक्तिशाली बनेगी कि मुझे प्रोटेक्ट कर सके। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं उसे न बचाता तो बेबी बनकर रीबर्थ लेने के बाद वह अपोकलिप्स में बहुत पहले मर चुकी होती। वह हमेशा एहसान का बदला चुकाने में विश्वास रखती थी और इतना बड़ा एहसान तो वह कभी नहीं भूल सकती थी। तुमने मुझे बचपन में पाला, मैं बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनूंगी। उसके लिए यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक वादा था। उसे ज़ॉम्बी एवोल्यूशन के तरीके भी अच्छी तरह पता थे। ज़ॉम्बीज का सबसे मुख्य एवोल्यूशन जीवित प्राणियों को निगल कर होता था। इसके अलावा वे दूसरे ज़ॉम्बीज के ब्रेन के अंदर बनने वाले गोल्डन कोर को निगल कर भी एवोल्यूशन कर सकते थे। जिन ज़ॉम्बीज में स्पेशल एबिलिटीज जाग जाती थी उनके ब्रेन के अंदर यही गोल्डन कोर बनता था। यूनरुऑक्सुए को पूरा भरोसा था कि अपने पिछले जीवन के अनुभव का फायदा उठाकर वह ऐसे गोल्डन कोर्स हासिल करेगी और मेरी एवोल्यूशन कराकर मुझे हाई लेवल ज़ॉम्बी बना देगी। तब मैं इंसानों की तरह बोल भी सकूंगा और मेरा शरीर भी धीरे धीरे ह्यूमन फॉर्म लेने लगेगा। मुझे उसकी इन सारी बातों का बिल्कुल पता नहीं था। मैं सिर्फ उसे बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए हाथों के इशारों से उसे बताने की कोशिश की कि मैंने उसके लिए 2 ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड्स का इंतजाम कर दिया है और उसके खेलने के लिए टॉयज भी लाया हूँ। इतना ही नहीं, मजाक में मैं उसके लिए 5 years मॉक टेस्ट, 3 years एंट्रेंस एग्जाम जैसी पढ़ाई की किताबें भी उठा लाया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी तक यूनरुऑक्सुए का कोई निकनेम नहीं रखा है। थोड़ी देर सोचने के बाद, क्योंकि हम 7वीं मंजिल पर रहते थे, मैंने उसका निकनेम चीकी 7-7 रखने का फैसला किया। मैं चाहता था कि यह नाम हमें हमेशा 7वीं मंजिल पर बने हमारे छोटे से घर की खूबसूरत याद दिलाता रहे। रात भर इकट्ठा किए गए सप्लाईज को देखकर मैं काफी संतुष्ट था। मुझे लगा कि यह सामान मेरे और चीकी दोनों के लिए काफी लंबे समय तक चलेगा। लेकिन अपोकलिप्स की अनिश्चितता को देखते हुए मैंने तय किया कि कुछ दिन घर के अंदर ही रहकर हालात का ऑब्जर्वेशन करूंगा और पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही दोबारा बाहर निकलूंगा। मैं लिविंग रूम में गया और वहां से लगभग आधा मीटर लंबी स्टील मचेटी उठा ली। मुझे नहीं पता इस घर का मालिक पहले क्या काम करता था, लेकिन उसके पास इतनी लंबी और बेहद तेज मचेटे होना वाकई हैरान करने वाला था। मैंने कभी स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं सीखी थी, लेकिन ज़ॉम्बी बनने के बाद मिली असाधारण फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से मैं आसानी से मचेटी घुमा सकता था। मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स और मूवीज में देखे हुए मूव्स को याद करके मैं लिविंग रूम में प्रैक्टिस करने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि अब मचेटे हाथ में होने पर मैं अकेले कई दुश्मनों का सामना आसानी से कर सकता हूँ। उधर जब मैं ब्लेड प्रैक्टिस कर रहा था, उसी समय यूनरुऑक्सुए थोड़ी देर आराम करने के बाद अपनी एबिलिटी की प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी टेलेकिनेसिस से एक सिल्वर नीडल हवा में लगातार इधर उधर उड़ रही थी। इसी तरह देखते देखते 2 दिन बीत गए और हम दोनों की जिंदगी काफी आराम से चलने लगी। 2 दिन बाद मैंने हमेशा की तरह चीकी को दूध पिलाया ही था कि अचानक बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। बैल्कनी से नीचे झांककर मैंने देखा कि सड़क पर मौजूद 2 ज़ॉम्बीज बिना किसी फूड के लिए लड़ाई किए एक दूसरे को बुरी तरह नोच रहे थे। ज़ॉम्बीज का यह व्यवहार मेरी अब तक की समझ से बिल्कुल अलग था। 7वीं मंजिल से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं तुरंत 4थी मंजिल तक नीचे उतरकर हालात देखने चला गया। वहां मैंने देखा कि उनमें से एक ज़ॉम्बी करीब 2 मीटर लंबा था और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बेहद जबरदस्त थी। एक ज़ॉम्बी बेहद तेज और फुर्तीला था, जबकि दूसरा टैंक टाइप ज़ॉम्बी था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। आखिर में टैंक ज़ॉम्बी ने अपनी जबरदस्त ताकत से एजाइल ज़ॉम्बी को दूर फेंक दिया और एक जोरदार मुक्के से उसका सिर कुचलकर मार डाला। इसके बाद उसने उसके ब्रेन के अंदर से एक सफेद गोल्डन कोर निकाला।
निकाला। दोनों ज़ॉम्बीज की ताकत देखकर मैं दंग रह गया। मुझे खुशी हुई कि मैं लापरवाही से बाहर नहीं निकला था। अब मुझे समझ आ गया कि यह दुनिया मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है और मुझे अपनी थोड़ी सी एवोल्यूशन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने टैंक ज़ॉम्बी को गोल्डन कोर निकालते देखा तो मेरे अंदर उसे पाने की बहुत तीव्र इच्छा जाग उठी। मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा था कि यह गोल्डन कोर मेरे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। तभी मुझे समझ आया कि शायद दोनों ज़ॉम्बीज की लड़ाई इसी गोल्डन कोर को पाने के लिए थी। टैंक ज़ॉम्बी ने जैसे ही सफेद गोल्डन कोर निकला, वह उत्साह में अपनी छाती पीटने लगा, जोर जोर से दहाड़ा और आसपास खड़ी गाड़ियों को मुक्कों से तोड़ने लगा। आसपास मौजूद सामान्य ज़ॉम्बीज ये देखकर तुरंत पीछे हट गए। वे इंस्टिंक्ट से ही उससे डरने लगे। मैंने अनुमान लगाया कि गोल्डन कोर शायद एवोल्यूशन के बाद ज़ॉम्बीज की ताकत को और बढ़ा देता है। खास बात यह थी कि गोल्डन कोर को देखकर मेरे अंदर जो लालसा पैदा हुई वह इंसानी मांस खाने की इच्छा से भी कहीं ज्यादा प्रबल थी। अगर मैं इसे खा लूं तो मेरी ज़ॉम्बी कंट्रोल एबिलिटी जरूर और मजबूत हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं उस टैंक ज़ॉम्बी का मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी मेरी नजर किचन में रखे गैस सिलेंडर पर पड़ी और मेरे दिमाग में उसे चालाकी से हराने का प्लान आ गया। उधर यून रुओक्शु ने भी बाहर का शोर सुन लिया। वह नीचे का दृश्य नहीं देख सकती थी, लेकिन अपने पिछले जीवन के अनुभव से उसने समझ लिया कि ब्लड मून के बाद पूरी दुनिया एवोल्यूशन के सबसे तेज दौर में प्रवेश कर चुकी है। ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट बीस्ट ताकत हासिल करने के लिए एक दूसरे को मार रहे होंगे, जबकि ह्यूमन सर्वाइवर्स गोल्डन कोर्स की तलाश में होंगे। बाद के समय में इंसानों ने कल्टीवेशन मेथड्स भी विकसित कर लिए थे। अपने पिछले जीवन में ह्यूमन एम्प्रेस रही यून रुओक्शुए ने सबसे शक्तिशाली ग्लेज्ड ब्रीदिंग टेक्निक की साधना की थी। वह जानती थी कि उसका ज़ॉम्बी पापा एक लो लेवल ज़ॉम्बी होने के कारण अपोकलिप्स में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द खुद मजबूत बनकर हम दोनों की रक्षा करनी होगी। भले ही उसका शरीर अभी बेबी का था, लेकिन वह फिर भी ग्लेज्ड ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकती थी। ब्लड मून के बाद हवा में फैले एनर्जी पार्टिकल्स को उसने अपने शरीर में खींचना शुरू किया। टेक्निक चलाते ही उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा और एनर्जी धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगी। यून रुओक्शुए खुश थी कि उसे एपोकलिप्स के शुरुआती दौर में ही इस टेक्निक से कल्टीवेशन करने का मौका मिल गया। बड़ी मात्रा में एनर्जी पार्टिकल्स उसके शरीर में समा गए, जिससे उसकी बोन्स और मजबूत हो गई और उसकी कमजोर टेलीकिनेसिस भी पहले से काफी ताकतवर हो गई। जब मैं नीचे से वापस बेडरूम में आया तो मैंने उसे कांपते हुए देखा। मुझे लगा कि शायद उसे ठंड लग गई है या बुखार आ गया है, इसलिए मैंने जल्दी से उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। यून रुओक्शु की साधना टूट गई। उसने मेरी चिंतित शक्ल देखी तो मुस्कुरा दी और पहली बार उसे अपने ज़ॉम्बी पापा का सच्चा फादरली लव महसूस हुआ। पिछले जीवन में वह ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी और उसने कभी माता पिता का प्यार नहीं पाया था। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसे पिता का स्नेह मिला। उसे सुरक्षित देखकर मैंने राहत की सांस ली और फिर बाहर मौजूद टैंक ज़ॉम्बी को खत्म करने की स्ट्रेटेजी बनाने लगा। इतना खतरनाक खतरा ज्यादा दिन जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। शाम होते ही मैंने अपने पहले ज़ॉम्बी पपेट को भेजा ताकि वह शॉप के अंदर गोल्डन कोर की ताकत बचा रहे टैंक ज़ॉम्बी को उकसा सके। ज़ॉम्बी पपेट ने फ्लावर पॉट उठाकर टैंक ज़ॉम्बी पर फेंका और तुरंत भाग गया। वह सफलतापूर्वक उसे पहले से तैयार किए गए गैस सिलेंडर वाले शॉप तक ले आया। जैसे ही मेरा पहला ज़ॉम्बी पपेट अंदर घुसा, टैंक ज़ॉम्बी पूरी ताकत से दौड़ता हुआ शॉप के अंदर घुस गया और अपने विशाल शरीर से मेरे पपेट को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। उसी समय मेरा दूसरा ज़ॉम्बी पपेट अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया और लाइटर से गैस सिलेंडर में आग लगा दी। जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। टैंक ज़ॉम्बी आग की लपटों में घिर गया और दर्द से भयानक चीखें मारने लगा। किसी तरह वह जलती हुई शॉप से बाहर निकला, लेकिन दरवाजे पर ही गिर पड़ा। एक्सप्लोजन होने से पहले ही मैंने अपने पपेट से कॉन्शियसनेस वापस खींच ली थी। मैं करीब 15 मिनट तक दूर खड़ा इंतजार करता रहा। जब पूरी तरह यकीन हो गया कि टैंक ज़ॉम्बी मर चुका है, तभी मैं सावधानी से उसके पास गया। उसका पूरा शरीर जलकर काला पड़ चुका था और बुरी तरह नष्ट हो गया था। मैंने मचेटी से बड़ी मुश्किल से उसकी खोपड़ी खोली और उसके ब्रेन के अंदर से एक लाल सफेद गोल्डन कोर निकाला। इस गोल्डन कोर का आकर्षण पहले वाले सफेद गोल्डन कोर से भी कहीं ज्यादा था। मेरे अनुमान के अनुसार सफेद गोल्डन कोर साधारण एवोल्यूशन के बाद दूसरे ज़ॉम्बीज को खाकर बनता था, जबकि यह लाल सफेद गोल्डन कोर उससे एक लेवल ऊपर था। आग की रोशनी से आकर्षित होकर आसपास कई ज़ॉम्बीज आने लगे, इसलिए मैंने तुरंत गोल्डन कोर उठा लिया और 2 स्वस्थ ज़ॉम्बीज को अपने नए ज़ॉम्बी पपेट्स बना लिया। बिल्डिंग लौटने के बाद मैंने दोनों नए पपेट्स को नीचे गार्ड बनाकर खड़ा कर दिया और खुद तीसरी मंजिल पर चला गया। पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद मैं अपने अंदर की इच्छा को रोक नहीं पाया और गोल्डन कोर निगल लिया। गोल्डन कोर ने मेरे पूरे शरीर को अंदर से बदलना शुरू कर दिया। मेरी स्किन पहले से ज्यादा ह्यूमन जैसी होने लगी। सिर्फ अपीयरेंस ही नहीं, बल्कि मेरी स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी भी पहले से बेहतर हो गई। थोड़ी देर चक्कर आने के बाद मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया। मेरी 5 सेंसेस भी तेज हो गई और ज़ॉम्बी कंट्रोल एबिलिटी पर मेरा नियंत्रण भी बेहतर हो गया। अब मैं एक साथ 5 ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था। इतना ही नहीं, मुझे एक नई एबिलिटी भी मिली, शेयर्ड विजन। पहले मैं सिर्फ अपनी आंखों के सामने मौजूद ज़ॉम्बी पपेट्स को ही कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अब मैं उन्हें दूर से भी कंट्रोल कर सकता था। टेस्ट करने पर पता चला कि मेरी मेंटल पावर की रेंज लगभग 1 किलोमीटर है। इस रेंज के अंदर मुझे खुद बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। मैं दूर बैठकर ही अपने ज़ॉम्बी पपेट्स से काम करवा सकता था। इससे मेरी सर्वाइवल एबिलिटी कई गुना बढ़ गई। उधर यून रुओक्शु ने दूर से एक्सप्लोजन और टैंक ज़ॉम्बी की दर्द भरी दहाड़ें सुनी। उसे 7वीं मंजिल पर होने की वजह से अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन मैं काफी देर तक वापस नहीं लौटा, इसलिए वह बेहद परेशान हो गई। वह जानती थी कि अपने बेबी बॉडी के साथ वह किसी इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी का मुकाबला नहीं कर सकती। वह सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर सकती थी कि उसका ज़ॉम्बी पापा सुरक्षित लौट आए। चिंता
चिंता की वजह से वह ग्लेज्ड ब्रीदिंग टेक्निक पर भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी। तभी बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। युन रुओक्शुए ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर ताला खोलकर अंदर आने वाला उसका ज़ॉम्बी पापा ही हो सकता था। जब मैं वापस आया और उसे मुस्कुराते देखा तो मेरा दिल भी खुश हो गया। अब मेरी ताकत पहले से बढ़ चुकी थी और मैं उसे बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता था। मैं खुशी खुशी किचन में गया और उसके लिए मिल्क पाउडर बनाया। उसे मीठे स्वाद से दूध पीते देकर मुझे लगा जैसे मेरे इस सड़े हुए ज़ॉम्बी शरीर में फिर से जिंदगी लौट आई हो। अगले 2 दिनों तक मैं अपनी टेलीकिनेसिस से ज़ॉम्बी पपेट्स को आसपास सप्लाईज इकट्ठा करने भेजता रहा। मैंने नीचे की कई मंजिलों को वेयर हाउस बना दिया। बेबी प्रोडक्ट्स, फूड और ज़ॉम्बीज से लड़ने वाले कई टूल्स भी जमा हो गए। हमारी जिंदगी हर दिन लगभग एक जैसी थी, लेकिन फिर भी मुझे बेहद संतोष मिलता था क्योंकि मैं महसूस कर सकता था कि मेरी ताकत लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ युन रुओक्शुए रोज मिल्क पीने के बाद ग्लेज्ड ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करती रहती। कभी कभी उसे लिविंग रूम से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को जोड़कर उसने अंदाजा लगाया कि मैं शायद किसी सुपर ज़ॉम्बी से मिल चुका हूँ। वह अच्छी तरह जानती थी कि इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज की ताकत सामान्य ज़ॉम्बीज से कई गुना ज्यादा होती है। इस नई दुनिया में साधारण ज़ॉम्बीज सबसे नीचे थे। उन्हें ह्यूमन सर्वाइवर्स, दूसरे ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट बीस्ट्स तीनों से खतरा था। उसे इस बात ने बहुत भावुक कर दिया कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी मैं उसकी देखभाल करना नहीं भूला। अपोकलिप्स में इंसानों की ह्यूमैनिटी खत्म होती देख चुकी युन रुओक्शु को मेरा इंसानियत बचाए रखना किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद उसकी टेलीकिनेसिस इतनी मजबूत हो गई कि वह सिल्वर नीडल को बिजली जैसी स्पीड से चला सकती थी। टाइम कंट्रोल एबिलिटी के साथ मिलकर वह बिना आवाज किए किसी की भी हत्या कर सकती थी। लेकिन वह यहीं रुकना नहीं चाहती थी। अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना था। उसी समय मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स को आसपास की बिल्डिंग्स में सप्लाईज ढूंढने भेजा। एक घर में रहने वाला इंसान शायद मार्शल आर्ट्स का शौकीन था। वहां मुझे कई फाइटिंग टेक्स्ट बुक्स मिली जिनमें अलग अलग क्लोज कॉम्बैट टेक्निक्स लिखी थी। ज़ॉम्बी एवोल्यूशन के बाद मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले ही सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। अब शरीर पहले जैसा अकड़ा हुआ भी नहीं था, इसीलिए मैं इन मुश्किल फाइटिंग मूव्स को आसानी से सीख और इस्तेमाल कर सकता था। ज़ॉम्बीज का लड़ने का तरीका भले ही जंगली और सीधा होता हो, लेकिन इंसानों द्वारा विकसित मॉडर्न कॉम्बैट टेक्निक्स कहीं ज्यादा वैज्ञानिक और असरदार थी। भले ही मेरी मुख्य ताकत ज़ॉम्बी कंट्रोल थी, लेकिन मुझे लगता था कि अच्छी फाइटिंग स्किल्स मेरी फिजिकल लिमिटेशंस को भी पूरा कर सकती हैं। साथ ही ज़ॉम्बी होने की वजह से मुझे काटे जाने का डर भी नहीं था, इसलिए मैं वेपन्स का इस्तेमाल और भी प्रभावी तरीके से कर सकता था। कुछ बेसिक कॉम्बैट टेक्निक्स सीख लेने के बाद मैंने कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू करने के बाद अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को 6ठी मंजिल के लिविंग रूम में लाया। टेलीकिनेसिस कंट्रोल हटाते ही वे सीधे मेरे स्पारिंग पार्टनर्स बन गए। आखिर ज़ॉम्बी अगर मार्शल आर्ट्स सीख जाए तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन लगातार प्रैक्टिस के बाद मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ थियोरी पढ़ने और खुद से प्रैक्टिस करने से असली लड़ाई नहीं जीती जा सकती। सिर्फ रियल कॉम्बैट ही डिस्टेंस का सही अंदाजा, ओपोनेंट की रिएक्शन पढ़ना और सही जजमेंट जैसी स्किल्स विकसित कर सकता है। लगातार प्रैक्टिस के बाद मेरी फाइटिंग स्किल्स में जबरदस्त सुधार हुआ। अब मैं सामने से हमला करने वाले सामान्य ज़ॉम्बीज का भी आसानी से सामना कर सकता था। मैं एक बिल्कुल बिगिनर फाइटर से एक स्किल्ड फाइटर बन चुका था। इतना ही नहीं, मैंने पाया कि मैं एक साथ कई काम कर सकता हूँ। एक तरफ मैं खुद फाइटिंग प्रैक्टिस करता था, दूसरी तरफ टेलीकिनेसिस से ज़ॉम्बी पपेट्स को कंट्रोल करके सप्लाईज भी इकट्ठा करवाता था और शेयर्ड विजन के जरिए आसपास की पूरी सिचुएशन पर नजर रखता था। तभी शेयर्ड विजन के जरिए मैंने सनशाइन कम्युनिटी की पहली बिल्डिंग की 3री मंजिल पर 2 ज़ॉम्बीज को इधर उधर घूमते देखा। अचानक उनके सामने एक ब्लड रेड शैडो बिजली जैसी स्पीड से गुजरी। उसकी स्पीड इतनी डरावनी थी कि अगर जमीन पर उसके निशान न दिखे तो मुझे लगा कि मेरी आंखों ने धोखा खाया है। मैंने तुरंत ज़ॉम्बी पपेट से उस ब्लड शैडो का पीछा करवाया। कुछ मिनट बाद आखिरकार वह क्रीचर साफ दिखाई दिया। उसका रूप बेहद भयानक था। उसके शरीर की स्किन लगभग पूरी उतर चुकी थी। उसके टीथ और टंग भी डरावने तरीके से बदल चुके थे। उसके दोनों हाथ और पैर म्यूटेंट बीस्ट के क्लॉज बन चुके थे। वह अब 2 पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था और सिर्फ 4 पैरों पर दौड़ता था। लेकिन उसकी स्पीड और एक्सप्लोसिव पावर अविश्वसनीय थी। वह दीवारों और सीलिंग पर भी आसानी से दौड़ सकता था। उस ब्लड ज़ॉम्बी को देखते ही मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स भी इंस्टिंक्ट से डर गए। अगले ही पल उसने बिजली जैसी स्पीड से मेरे दोनों पपेट्स को सेकंडों में मार डाला। यह आखिर कैसा मॉन्स्टर था। कॉन्शियसनेस वापस अपने शरीर में लौटने के बाद भी मेरे मन में डर बना रहा। ब्लड मून के बाद कुछ ज़ॉम्बीज ने ऐसी एबिलिटीज हासिल कर ली थीं जो मेरी कल्पना से भी बाहर थीं। मेरी मौजूदा ताकत उनके सामने कुछ भी नहीं थी। अगर मैं अपने 5 ज़ॉम्बी पपेट्स को भी एक साथ भेज देता तो शायद वे भी पल भर में खत्म हो जाते। अब मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि वह ब्लड ज़ॉम्बी कभी हमारी 5 नंबर बिल्डिंग तक न पहुंचे। मैंने समय बर्बाद करना बंद कर दिया और हर दिन ज़ॉम्बीज के साथ रियल कॉम्बैट प्रैक्टिस करके खुद को मजबूत बनाने लगा। एक हफ्ते बाद मैं 6ठी मंजिल के लिविंग रूम में 3 ताकतवर ज़ॉम्बीज के एक साथ हमले का भी आसानी से सामना करने लगा। तंग जगह में भी मैं तेजी से मूव करता, सही मौका ढूंढता और अपनी टेक्निक से उन्हें जल्दी खत्म कर देता। फाइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को सप्लाईज ढूंढने के अलावा इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज की जानकारी इकट्ठा करने का काम भी दे दिया। ब्लड ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर्स से बिना पर्याप्त ताकत के भिड़ना आत्महत्या थी, लेकिन पहले मिले टैंक ज़ॉम्बी और एजाइल ज़ॉम्बी जैसे इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज को सही स्ट्रेटजी से हराया जा सकता था। पिछले कुछ दिनों की ऑब्जर्वेशन से मुझे यकीन हो गया था कि गोल्डन कोर सिर्फ इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज के ब्रेन में ही बनता है। दूसरी तरफ 7वीं मंजिल के बेडरूम में बेबी युन रुओक्शु की ताकत
भी लगातार बढ़ रही थी। शुरुआत में वह सिर्फ सिल्वर नीडल हिलाने से ही थक जाती थी, लेकिन अब वह अपनी बेबी बॉडी को जमीन से 1-2 सेंटीमीटर तक हवा में उठा सकती थी। इंसानों के लिए उड़ना हमेशा से एक सपना रहा है। हालांकि यून रुओक शुए अभी सच में उड़ नहीं सकती थी, लेकिन लगातार प्रैक्टिस के बाद उसके पास अब कम से कम खुद की रक्षा करने लायक ताकत आ चुकी थी। उसे नहीं पता था कि अगर बड़े सर्वाइवर बेसिस को पता चल जाए कि एक बेबी हवा में तैर सकती है तो वे सभी उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने के लिए लड़ पड़ेंगे। इतनी कम उम्र में ऐसी अचीवमेंट सचमुच चौंका देने वाली थी। छठी मंजिल की फाइटिंग प्रैक्टिस खत्म करने के बाद मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स से मरे हुए ज़ॉम्बीज की सफाई करवाई। मैं ऊपर जाकर चीकी को मिल्क पाउडर पिलाने ही वाला था कि सप्लाईज इकट्ठा कर रहे एक ज़ॉम्बी पपेट ने अचानक नई जानकारी भेजी। ज्यादा दूर नहीं, एक दुबला लेकिन बेहद एजाइल ज़ॉम्बी एक बेहद कमजोर ह्यूमन सर्वाइवर का पीछा कर रहा था। मैंने अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को सामान्य ज़ॉम्बीज की तरह डिस्गाइज करके उचित दूरी पर आधे घेराव की फॉर्मेशन में धीरे धीरे उस एजाइल ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ाया जो आराम से इंसानी मांस खा रहा था। मैंने यह स्ट्रेटेजी इसलिए चुनी क्योंकि एजाइल ज़ॉम्बी की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अगर मैं बिना सोचे समझे हमला करता तो मेरे सारे ज़ॉम्बी पपेट्स खत्म हो सकते थे। जैसे ही हमारे बीच की दूरी लगभग 10 मीटर रह गई, मैंने अचानक 5 ज़ॉम्बी पपेट्स को चार्ज करने का आदेश दिया। एजाइल ज़ॉम्बी ने अपनी स्पीड के दम पर ज्यादातर हमलों से बच लिया, लेकिन मेरी हाफ एनसर्कलमेंट स्ट्रेटेजी की वजह से उसकी दाहिनी बांह और पीठ पर गहरे घाव लग गए। हालांकि मेरे एक ज़ॉम्बी पपेट की फायर एक्स उसकी पसलियों में फंस गई और गुस्से में एजाइल ज़ॉम्बी ने उसका सिर चीरकर उसे तुरंत मार डाला। मैंने तुरंत 2 ज़ॉम्बी पपेट्स को सामने से हमला करने भेजा ताकि उसका ध्यान भटक जाए, जबकि बाकी 2 पपेट्स ने पीछे से दोबारा हमला किया। एजाइल ज़ॉम्बी ने सामने वाले पपेट्स को पीछे धकेल दिया, लेकिन वह कमर पर हुए जोरदार हॉरिजॉन्टल स्लैश से नहीं बच सका और उसके शरीर का बड़ा हिस्सा कट गया। घायल होने के बाद उसने और भी तेज स्पीड से हमला किया और एक और ज़ॉम्बी पपेट का सिर तोड़ दिया, लेकिन बाकी तीनों ज़ॉम्बी पपेट्स बिना रुके उस पर टूट पड़े। आखिरकार एजाइल ज़ॉम्बी लगातार होती फायर एक्स की बारिश से नहीं बच पाया और वहीं मारा गया। उसे मारने के बाद मैंने बचे हुए ज़ॉम्बी पपेट्स से उसके ब्रेन से गोल्डन कोर निकलवाया और तुरंत उन्हें लेकर बिल्डिंग वापस लौट आया। वापस पहुंचकर मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स को नीचे गार्ड पर लगा दिया और खुद गोल्डन कोर लेकर ऊपर चला गया। मैंने देखा कि यह भी पहले वाले की तरह सफेद था जिसमें हल्की सी लाल चमक थी। इसका मतलब यह एजाइल ज़ॉम्बी भी पहले किसी गोल्डन कोर को निगल चुका था। मैंने बिना देर किए गोल्डन कोर निगल लिया। एक बार फिर शक्तिशाली एनर्जी मेरे पूरे शरीर में फैल गई। एवोल्यूशन पूरी होने के बाद मेरी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अब मैं एक साथ 10 ज़ॉम्बी पपेट्स को कंट्रोल कर सकता था और मेरी कंट्रोल रेंज बढ़कर 3000 मीटर हो गई थी। अपनी नई ताकत से उत्साहित होकर मैंने ज़ॉम्बीज के झुंड में से 10 मजबूत ज़ॉम्बीज चुने, उन्हें फायर फाइटिंग सूट पहनाए और एक बेहद ताकतवर ज़ॉम्बी स्क्वाड तैयार कर लिया। इस स्क्वाड को देखकर मेरे अंदर आत्मविश्वास भर गया। मैंने कल्पना करनी शुरू कर दी कि एक दिन मैं विशाल ज़ॉम्बी आर्मी बनाऊंगा, अपनी टेलीकिनेसिस और अनगिनत ज़ॉम्बी पपेट्स के सहारे चारों दिशाओं में लड़ाइयां जीतूंगा। मैंने तो मास आर्मी स्ट्रेटेजी तक सोच ली थी, लेकिन मैं पहली बिल्डिंग में मौजूद उस भयानक ब्लड मॉन्स्टर को नहीं भूला था। आज एजाइल ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद उसकी तुलना में वह ब्लड मॉन्स्टर और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। भले ही अब मेरे पास 10 ज़ॉम्बी पपेट्स थे, लेकिन उसके बारे में जानकारी बहुत कम थी, इसलिए जीत की कोई गारंटी नहीं थी। मैंने तय किया कि कुछ दिन बाद फिर उससे मुकाबला करके उसकी असली ताकत का अंदाजा लगाऊंगा। आखिर वह एक टाइम बॉम्ब की तरह था जिसके रहते मैं चैन से नहीं रह सकता था। अगले 3 दिनों में मैंने छठी मंजिल को पूरी तरह ट्रेनिंग रूम में बदल दिया। लगातार कॉम्बैट प्रैक्टिस के दौरान मुझे महसूस हुआ कि एवोल्यूशन के बाद मेरी फिजिकल एबिलिटी हर पहलू में पहले से कहीं बेहतर हो गई है। मैंने संतोष से सिर हिलाया। अब मेरा शरीर सच में एपोकलिप्स सर्वाइवर जैसा लगने लगा था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स से बैटलफील्ड साफ करवाया, अपने शरीर से खून धोया और 7वीं मंजिल पर चीकी को मिल्क पाउडर पिलाने चला गया। उसके मासूम चेहरे की मुस्कान देखकर मैं भी अनायास मुस्कुरा दिया। अब उसकी एपेटाइट पहले से काफी बढ़ गई थी। उसे दूध पिलाने के बाद मैं बाहर से लाइट टॉयज से उसे खिलाने लगा। यून रोक्शुए मुझे अपनी अनाड़ी हरकतों से उसे हंसाने की कोशिश करते देखकर मन ही मन बेबस हो गई। बाहर से वह एक बेबी थी, लेकिन अंदर से वह एक मैच्योर, काल्म और निर्णायक ह्यूमन एम्प्रेस थी। फिर भी उसने सोचा कि यह उसके ज़ॉम्बी पापा का प्यार है, इसलिए उसने मुस्कुराकर मेरा साथ दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी मुस्कान देखी, मैं उसे हंसाने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगा। यून रोक्शुए की आंख तक फड़क गई। आखिर उसने मन ही मन कहा, रहने दो, इसे ही अपनी टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस समझ लेती हूँ। उसके साथ खेलने के बाद मैंने पहली बिल्डिंग वाले ब्लड मॉन्स्टर की ताकत पर रखने का फैसला किया। मैंने 10 लंबे चौड़े ज़ॉम्बी पपेट्स चुने, उन्हें फायर फाइटिंग सूट्स पहनाए, लेकिन मुझे लगा कि अभी भी तैयारी अधूरी है। तभी मुझे सड़क के मोड़ पर मोटरसाइकिल शॉप याद आई। मैं ज़ॉम्बी पपेट्स को लेकर वहां गया, दुकान का दरवाजा तोड़ा और हर पपेट को फुल फेस मोटरसाइकिल हेलमेट पहना दिया। आखिर ज़ॉम्बीज का सबसे बड़ा वीक पॉइंट उनका सिर ही होता है। शरीर चाहे कितना भी फट जाए, जब तक सिर सुरक्षित रहे वे लड़ सकते थे। पूरी तैयारी के बाद मैंने इस नए ज़ॉम्बी स्क्वाड को दूर से कंट्रोल करते हुए पहली बिल्डिंग की ओर भेज दिया। मेरी टेलीकिनेसिस की रेंज अब 3000 मीटर थी, लेकिन मैं जानता था कि क्लोज कॉम्बैट में ब्लड मॉन्स्टर के सामने खुद जाना अभी भी खतरे से खाली नहीं था। इसलिए मैं 5 नंबर बिल्डिंग में ही सुरक्षित रहकर पूरे ऑपरेशन को कमांड करने लगा। ज़ॉम्बी स्क्वाड पहली मंजिल से हर कमरे और हर कोने की सावधानी से सर्च करता हुआ आगे बढ़ा। खासकर सीलिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था ताकि दीवारों और छत पर चलने वाला ब्लड मॉन्स्टर अचानक हमला न कर सके। जल्दी ही 4 मंजिलों की सर्च पूरी हो गई, लेकिन ब्लड मॉन्स्टर कहीं दिखाई नहीं दिया। किसी को नहीं पता था कि वह स्पाइडर की तरह 5वीं मंजिल के एक ब्लाइंड स्पॉट में चिपका हुआ इंतजार कर रहा था। जैसे ही मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स ऊपर पहुंचे, उसने अचानक हमला कर
दिया। पहले ही वार में उसने दरवाजे के सबसे पास वाले ज़ॉम्बी पपेट को दूर उड़ा दिया। अच्छी बात यह रही कि हेलमेट की वजह से उसका सिर नहीं फूटा। मैंने तुरंत पूरे ज़ॉम्बी स्क्वाड को काउंटर अटैक का आदेश दिया और सभी ने फायर एक्सिस से हमला शुरू कर दिया। अगर इस समय युन रुओक्सुए वहां होती तो वह तुरंत पहचान लेती कि यह ब्लड मॉन्स्टर दरअसल अपोकलिप्स का मशहूर लिकर ज़ॉम्बी था। अपने पिछले जीवन में उसने देखा था कि अपोकलिप्स के शुरुआती दौर में इसी मॉन्स्टर ने ह्यूमन सर्वाइवर्स का भारी कत्लेआम किया था। गुस्से में लिकर ज़ॉम्बी ने अपने तेज क्लॉज से कई ज़ॉम्बी पपेट्स को दूर फेंक दिया, लेकिन मेरे कंट्रोल में होने के कारण वे अपनी चोटों की परवाह की बिना उसके क्लॉज से चिपक गए। उसी समय बाकी ज़ॉम्बी पपेट्स ने फायर एक्सिस से उसके सिर पर लगातार वार किए। लिकर ज़ॉम्बी घिर गया। उसने छलांग लगाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कई वार उसके शरीर पर लगे। मैंने सभी ज़ॉम्बी पपेट्स को एक ही जगह लगातार हमला करने का आदेश दिया। आखिर 3 ज़ॉम्बी पपेट्स ने मिलकर उसकी एक पूरी बांह काट डाली। घायल लिकर ज़ॉम्बी तुरंत सीलिंग पर चढ़ गया। मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स से उस पर फायर एक्सिस फेंकवाई, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मेरे लो लेवल ज़ॉम्बी पपेट्स का एम और थ्रोइंग पावर दोनों कम पड़ गए। लिकर ज़ॉम्बी ने खिड़की का ग्लास तोड़ा, बिल्डिंग की बाहरी दीवार पर छलांग लगाई और पल भर में आंखों से ओझल हो गया। मैंने मन ही मन खुद को कोसा कि मैंने उसकी ताकत को कम आंका था। इतनी तैयारी के बाद भी मैं उसे पकड़ नहीं पाया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह बिल्डिंग की बाहरी दीवार पर भी जमीन की तरह दौड़ सकता था। उसके इस तरह बच निकलने का मतलब था कि अब वह सतर्क हो चुका है और शायद बदला लेने भी लौट सकता है। मुझे खुशी थी कि हेलमेट्स की वजह से मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स का नुकसान कम हुआ, लेकिन अब मेरी सबसे बड़ी चिंता यही लिकर ज़ॉम्बी था। अगर वह किसी दिन चुपचाप हमारी 5 नंबर बिल्डिंग तक पहुंच गया और उसे चीकी मिल गई तो वह बाहर की दीवार चढ़कर सीधे 7वीं मंजिल तक पहुंच सकता था और उसे रोकना लगभग असंभव होता। मैंने तुरंत खुद को शांत किया और डिफेंस प्लान बनाया। मैंने 3 सबसे मजबूत ज़ॉम्बी पपेट्स को पूरी तरह इक्विप करके 5 नंबर बिल्डिंग में लगातार पेट्रोल पर लगा दिया, ताकि अगर लिकर ज़ॉम्बी चुके से अंदर घुसे तो मुझे तुरंत पता चल जाए। बाकी ज़ॉम्बी पपेट्स को मैंने दूसरे इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज की तलाश में भेज दिया। 2 गोल्डन कोर्स निकलकर ताकत बढ़ने पर मैं बहुत खुश था, लेकिन लिकर ज़ॉम्बी ने मुझे एहसास करा दिया कि मैं अभी भी इस दुनिया में बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ। उधर 7वीं मंजिल के बेडरूम में युन रुओक्सुए अपनी टेलीकिनेसिस से 2 क्लॉथ डॉल्स को हवा में लगातार उड़ा रही थी। ह्यूमन एम्प्रेस होने के नाते उसे ऐसे टॉयज बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वह मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि क्लॉथ डॉल्स से टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो जाती है। तभी उसे महसूस हुआ कि मैं वापस आ गया हूँ। उसने तुरंत दोनों डॉल्स को अपनी बाहों में पकड़ लिया। जब भी मैं उसे खुशी से खेलते देखा, मेरे अंदर का सारा तनाव खत्म हो जाता। मैंने मन ही मन सोचा, चीकी, यह दुनिया बहुत अंधेरी और टूटी हुई है। उम्मीद है कि जब तुम बड़ी होगी तो इस दुनिया से नफरत नहीं करोगी। तुम हमेशा ऐसे ही बेफिक्र मुस्कुराती रहो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस एपोकलिप्स में हमेशा साथ जिंदा रहें। तभी मेरी नजर बेडरूम की खिड़की पर गई और मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैं तुरंत नीचे गया, लकड़ी के तख्ते और कीलें लाया और पूरी खिड़की को बंद करना शुरू कर दिया। युन रुओक्सु हैरानी से अपने ज़ॉम्बी पापा को देखती रही। पिछले कई दिनों से वह बाहर भी नहीं गया था और अब खिड़की भी बंद कर रहा था। उसने सोचा कि शायद उसके ज़ॉम्बी पापा को आखिरकार इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज की असली ताकत का एहसास हो गया है और अब वह बाहर की खतरनाक दुनिया से डरकर खुद को छिपाना चाहता है। काफी देर सोचने के बाद उसे यही वजह सबसे सही लगी। उसने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, लगता है मेरा ज़ॉम्बी पापा सच में बहुत डरपोक है। लेकिन उसने एक बात बिल्कुल नहीं सोची। असलियत यह थी कि मैं यह सब सिर्फ चीकी की रक्षा के लिए कर रहा था। ब्लड मून के बाद सिर्फ ज़ॉम्बीज ही नहीं, बल्कि इंसानों में भी कई इवॉल्वर्स पैदा हो चुके थे। शुरुआत में वे सामान्य ज़ॉम्बीज को देखकर घबरा कर भाग जाते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साधारण इंसान भी आसानी से लो लेवल ज़ॉम्बीज का शिकार करने लगे। मैं लगातार खिड़की पर लकड़ी के तख्ते और कीलें लगा रहा था। काफी देर बाद आखिरकार मैंने पूरी खिड़की की मजबूत सुरक्षा तैयार कर ली। साथ ही मैंने जानबूझकर कुछ छोटे वेंटिलेशन होल्स भी छोड़े ताकि रोशनी और हवा आती रहे। इससे एक तरफ डिफेंस भी मजबूत रहा और दूसरी तरफ युन रुओक्सु को बंद और घुटन भरे माहौल में भी नहीं रहना पड़ा। अगर कभी ब्लड मॉन्स्टर हमला करता तो मुझे रिएक्शन देने के लिए थोड़ा समय भी मिल जाता। अगले 3 दिनों तक ब्लड मॉन्स्टर दोबारा दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स को लगातार 5 नंबर बिल्डिंग में पेट्रोल पर लगाए रखा। मैं किसी भी हालत में लापरवाही नहीं करना चाहता था। तभी अचानक मेरे दिमाग में टेलीकिनेसिस का एक सिग्नल आया। मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स में से एक, जो 2 गलियां दूर एक छोटी ग्रोसरी शॉप से सप्लाईज इकट्ठा कर रहा था, उसका सामना कुछ ह्यूमन सर्वाइवर्स से हो गया। शुरुआत में उन सर्वाइवर्स ने उसे साधारण ज़ॉम्बी समझा, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी पपेट ने पलटकर उनकी तरफ देखा, वे घबरा गए। उनमें से एक मजबूत आदमी, जिसका नाम टीजू था, आयरन रॉड उठाकर सीधे ज़ॉम्बी पपेट की तरफ दौड़ा। मैंने तुरंत ज़ॉम्बी पपेट को फायर एक्स से उसका मुकाबला करने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों भिड़े, मैं हैरान रह गया। मैंने जानबूझकर सबसे ताकतवर ज़ॉम्बीज को पपेट बनाया था और सामान्य ज़ॉम्बीज की फिजिकल स्ट्रेंथ भी इंसानों से ज्यादा होती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि टीजू की ताकत इतनी जबरदस्त होगी। उसकी आयरन रॉड से आया वार इतना भारी था कि ज़ॉम्बी पपेट का पूरा हाथ सुन्न हो गया। अगले ही वार में टीजू ने फायर एक्स दूर उड़ा दी और एक ही प्रहार में ज़ॉम्बी पपेट का सिर कुचल दिया। ज़ॉम्बी पपेट के गिरने के बाद टीजू उसके पास गया और हैरानी से बोला, यह दुनिया तो सच में पागल हो गई है। अब ज़ॉम्बीज भी वेपन्स इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या यह किसी नई एवोल्यूशन का ज़ॉम्बी है? लेकिन उसने ज्यादा सोचने की बजाय अपने साथियों को जल्दी जल्दी सप्लाईज उठाने को कहा। उसे डर था कि कहीं कोई इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी वहां ना आ जाए। अपने लीडर को एक ही वार में ज़ॉम्बी मारते देखकर बाकी लोग उसकी तारीफ करने लगे। अच्छा हुआ टीजू भाई हमारे साथ हैं, नहीं तो हमें इतना सारा फूड कभी नहीं मिलता। दूसरा बोला, इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज भी क्या कर लेंगे? टीजू भाई की पावर के सामने
सामने तो एक ही डंडा काफी है। अपोकलिप्स में ताकतवर सहारा मिलना सबसे जरूरी था, इसलिए सभी लोग उसकी खुशामद करने में लगे थे। टीजू भी उनकी तारीफ सुनकर काफी खुश था। मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि अपोकलिप्स शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था और फिर भी ह्यूमन सर्वाइवर्स जिंदा थे। सबसे ज्यादा मेरा ध्यान टीजू पर गया। उसकी ताकत देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह कोई ह्यूमन इवॉल्वर है, क्योंकि साधारण इंसान इतनी ताकत नहीं दिखा सकता। इंसानों की इंटेलिजेंस और चालाकी को देखते हुए मुझे चिंता हुई कि अगर वे हमारे सप्लाई तक पहुंच गए तो मेरी और चीकी दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब से ज़ॉम्बी पपेट्स को उस इलाके में बिल्कुल नहीं भेजूंगा। ह्यूमन सर्वाइवर्स से हुई इस मुलाकात के बाद कुछ और दिन बीत गए। अब मैंने सप्लाईज इकट्ठा करना लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स की एफिशिएंसी इतनी ज्यादा थी कि 5 नंबर बिल्डिंग के लगभग हर कमरे में अलग अलग तरह की सप्लाईज भर चुकी थी। दूसरी तरफ युन रुओक्सुए इन दिनों अपने बेडरूम में टेलीकिनेसिस की मदद से क्रॉलिंग प्रैक्टिस कर रही थी। धीरे धीरे उसके शरीर पर कंट्रोल बढ़ता गया और उसकी क्रॉलिंग स्पीड भी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। आखिरकार टेलीकिनेसिस की मदद से उसने चलना भी सीख लिया। तभी मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। सामने का सीन देखकर मैं पूरी तरह शॉक रह गया। इतनी सी बेबी और ये तो चल भी रही है। पहले तो मैं हैरान रह गया, फिर मेरे चेहरे पर खुशी छा गई। मैंने हमेशा चाहा था कि युन रुओक्सुए जल्दी से अपोकलिप्स के माहौल में खुद को ढाल सके, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी छोटी उम्र में ही चलना सीख जाएगी। मैं उसे गोद में उठाकर लिविंग रूम में ले आया, क्योंकि वहाँ का समतल फर्श प्रैक्टिस के लिए ज्यादा अच्छा था। युन रुओक्सुए ने अपनी टेलीकिनेसिस की मदद से जल्दी ही वहाँ भी बैलेंस बना लिया, लेकिन उसके बेबी बॉडी की ताकत अभी कम थी। शरीर को संभालने में उसकी काफी मेंटल पावर खर्च हो रही थी। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद वह खुद ही रुक गई। मुझे लगा कि वह थक गई है, इसलिए मैंने उसे उठाकर सोफा पर आराम से बैठा दिया। उसके बाद मैं अपनी स्टील मशटी लेकर बैल्कनी में चला गया। मेरी बॉडी पूरी तरह इवॉल्व होने के बाद स्ट्रेंथ भी हर तरफ से बढ़ चुकी थी। अब जब मैं अपनी स्टील मशटी घुमाता तो हवा चीरने की आवाज गूंजने लगी। फिलहाल मैं सिर्फ अपने पिछले जीवन में मार्शल आर्ट्स और वुक्सिया मूवीज में देखी हुई टेक्निक्स की नकल करके प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि अगर इंसान खुद काफी स्ट्रांग हो जाए तो ईंट का टुकड़ा भी दूसरों का डिफेंस तोड़ सकता है। युन रुओक्सुए मुझे देखकर हैरान रह गई। मैं लगातार अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था। उसकी नजर में मैं सिर्फ एक साधारण ज़ॉम्बी था। बस फर्क इतना था कि मेरे अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस बची हुई थी और मैं वेपन्स इस्तेमाल कर सकता था, जिससे मैं लो लेवल ज़ॉम्बीज से बेहतर था। लेकिन पिछले जन्म की ह्यूमन एम्प्रेस होने के कारण युन रुओक्सुए को कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स का बेहद गहरा एक्सपीरियंस था। उसकी नजर में मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप इतनी बेकार थी कि अगर मेरा सामना किसी सच में स्किल्ड फाइटर से हो जाए तो वह पलक झपकते ही उसके ज़ॉम्बी पापा को मार देगा। दूसरी तरफ मैं यह देखकर खुश हो गया कि चीकी मुझे ध्यान से देख रही है। मुझे लगा वह मेरी स्वॉर्ड स्किल्स से प्रभावित हो गई है, इसलिए मैं और भी ज्यादा जोश से मचेटी घुमाने लगा। अगले कुछ दिनों तक मैंने चीकी को 6ठी मंजिल के लिविंग रूम में खुलकर चलने फिरने दिया और वह छुकर अपनी टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस करती रही। मेरी देखरेख में वह हर दिन पहले से ज्यादा स्टेबल होकर चलने लगी। सचमुच वह किसी जीनियस चाइल्ड से कम नहीं थी, लेकिन युन रुओक्सुए के दिल में क्राइसिस की फीलिंग लगातार बढ़ती जा रही थी। ब्लड मून के बाद ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट बीस्ट्स दोनों ही तेजी से इवॉल्व हो रहे थे। मेरे जैसे ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी के लिए भविष्य में सर्वाइवल करना मुश्किल होता जाएगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना था। कम से कम वह अपोकलिप्स में मेरा बोझ नहीं बनना चाहती थी। तभी अचानक बिल्डिंग के बाहर एक गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई दी। मेरा ध्यान तुरंत ज़ॉम्बी पपेट्स की शेयर्ड विजन में चला गया। सोसाइटी के ग्रीन बेल्ट में 2 इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज आपस में भयंकर लड़ाई कर रहे थे। उनमें से एक लगभग 2.5 मीटर लंबा टैंक ज़ॉम्बी था। उसके हर पंच से जमीन में गहरे गड्ढे बन रहे थे। दूसरी तरफ वही लिकर ज़ॉम्बी था जिससे मैं पहले लड़ चुका था। उसके क्लॉज किसी तेज ब्लेड की तरह थे और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे देखना भी मुश्किल था। दोनों इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज बराबरी की लड़ाई लड़ रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मेरे लिए सुनहरा मौका था। अगर दोनों एक दूसरे को कमजोर कर दें तो मैं आसानी से दोनों का फायदा उठा सकता था। मैं तुरंत कमरे से निकलकर नीचे गया और अपनी ज़ॉम्बी स्क्वाड इकट्ठा करने लगा। उधर युन रुओक्सुए बाहर की आवाज सुनकर परेशान हो गई। उसे मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स कंट्रोल करने की एबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे लगा मैं खुद जाकर इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज से लड़ने वाला हूँ, लेकिन वह खुद ठीक से चल भी नहीं सकती थी, इसलिए सिर्फ कमरे में बैठकर मेरी सलामती की दुआ कर सकती थी। नीचे पहुंचते ही मैंने अपने सभी ज़ॉम्बी पपेट्स को इकट्ठा किया। पूरी तरह आर्म्ड ज़ॉम्बी स्क्वाड धीरे धीरे ग्रीन बेल्ट की तरफ बढ़ने लगी। लंबी लड़ाई के बाद आखिर दोनों ज़ॉम्बीज बुरी तरह घायल हो चुके थे। लिकर ज़ॉम्बी ने टैंक ज़ॉम्बी का एक हाथ नोचकर अलग कर दिया और आखिरकार टैंक ज़ॉम्बी वहीं मर गया। लिकर ज़ॉम्बी मुश्किल से जीत पाया था और जैसे ही वह गोल्डन कोर निकालने झुका, मेरी ज़ॉम्बी स्क्वाड ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। लिकर ज़ॉम्बी गुस्से से दहाड़ा और ज़ॉम्बी पपेट्स को डराकर भगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे कंट्रोल में होने की वजह से उन पर उसके प्रेशर का कोई असर नहीं हुआ। मेरे स्टोन ज़ॉम्बी पपेट्स लगातार फायर एक्सिस से उस पर हमला करते रहे। खुली जगह होने की वजह से लिकर ज़ॉम्बी अपनी वॉल रनिंग एबिलिटी का फायदा नहीं उठा पाया और आखिरकार उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। दोनों इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज के गोल्डन कोर्स मेरे हाथ लग गए। मैं खुशी से झूम उठा और तुरंत अपनी ज़ॉम्बी स्क्वाड को लेकर सोसाइटी लौट आया। इस बार दोनों गोल्डन कोर्स पहले से भी ज्यादा रेड हो चुके थे। साफ था कि वे पहले ही कई गोल्डन कोर्स निकल चुके थे। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही मैंने दोनों गोल्डन कोर्स एक साथ निकल ली। इस बार मिलने वाली एनर्जी पहले से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेरी स्पिरिट पावर में हुआ। मेरे दिमाग में इतनी जबरदस्त मेंटल एनर्जी भर गई कि मैं उसे सहन ही नहीं कर पाया और कुछ ही देर बाद बेहोश होकर गिर पड़ा। 7वीं मंजिल पर युन रुओक्सुए बेचैनी से सोफा पर लौटने लगी। काफी देर तक मेरी कोई आवाज नहीं आई तो उसने उम्मीद छोड़ दी। उसे लगा कि उसका ज़ॉम्बी पापा इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज के हाथों मारा गया। वह दुखी होकर सोचने लगी, बेचारे ज़ॉम्बी पापा,
बस थोड़ा और इंतजार कर लेते। तभी अचानक दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। यून रुओक्शु ने तुरंत सिर उठाया और उसके चेहरे पर खुशी छा गई। वह सोफा से उतरकर लड़खड़ाते कदमों से मेरी तरफ दौड़ी और उसके मुंह से अचानक निकल गया, पापा। मैं वहीं बिजली गिरने की तरह जम गया। चीकी पहली बार मुझे पापा बुला रही थी। मैंने दो जन्म जी लिए लेकिन कभी गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी। अचानक किसी के मुंह से पापा सुनना मेरे लिए ऐसा एहसास था जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उधर यून रुओक्शु भी खुद चौंक गई। खुशी में उसने अपने मन की बात सीधे बोल दी थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसके अंदर पिछले जन्म की सोल मौजूद है, इसीलिए बोलना उसके लिए मुश्किल नहीं था। बस रीबर्थ के बाद उसने कभी बोलने की प्रैक्टिस नहीं की थी। लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना लगा कि मेरी चीकी कोई जीनियस चाइल्ड है जिसने बिना सिखाए ही बोलना सीख लिया। मैं खुशी में जोर जोर से ज़ॉम्बी ग्राउल करने लगा। अफसोस कि मैं अभी भी इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था। इस एवोल्यूशन के बाद मैं अब एक साथ 30 ज़ॉम्बी पपेट्स कंट्रोल कर सकता था और मेरी मेंटल पावर की रेंज सीधे 8000 मीटर तक पहुंच गई थी। इतनी ताकत मिलने के बाद मैंने तुरंत अपनी आर्मी बढ़ाने का फैसला किया। दूसरी तरफ यून रुओक्शु अब मिल्क पाउडर पीना नहीं चाहती थी। उसने अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर मुझे समझाया कि अब वह सिर्फ दूध नहीं पिएगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिर चीकी मुझसे ज्यादा समझदार थी। मैं तुरंत छठी मंजिल पर गया और राइस पॉरेज में मिल्क पाउडर मिलाकर उसे बेबी फूड बनाकर खिलाया। इस बार चीकी ने खुद स्पून पकड़कर खाना शुरू कर दिया और बोली, पापा अब मैं खुद खा लूंगी। उसे खुशी से खाते देकर मेरा दिल भर आया। मेरी छोटी चीकी सचमुच बड़ी हो रही थी। स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद मेरे मन में एक नया विचार आया। अगर मैं ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता हूँ तो क्या इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ हजार मीटर दूर मेरे एक ज़ॉम्बी पपेट को अकेला घूमता हुआ एक टैंक टाइप इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी मिला। मैं अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को साधारण ज़ॉम्बीज की तरह छुपाकर उसके पास ले गया और 100 मीटर की दूरी से अपनी मेंटल पावर छोड़ी। उसकी मेंटल डिफेंस सामान्य ज़ॉम्बीज से कहीं ज्यादा मजबूत थी। शुरुआत में काफी रेजिस्टेंस मिला लेकिन मेरी नई स्पिरिट पावर उससे भी ज्यादा पावरफुल थी। आखिरकार मैंने उसकी डिफेंस तोड़ दी और उसे अपना ज़ॉम्बी पपेट बना लिया। मैंने उसका नाम दा पैंग रखा। उसका शरीर बेहद विशाल था और दोनों हाथ किसी लोहे के पिंजरे जैसे लगे थे। मैं हार्डवेयर स्टोर से 2 भारी आयरन हैमर्स उठा लाया जिनका वजन 100 किलो से भी ज्यादा था और उन्हें डबांग को दे दिया। जब वह दोनों हैमर्स घुमाता तो हवा तक कांप जाती। सोसाइटी के गेट पर उसे खड़ा कर दो तो वह किसी गार्डियन गॉड से कम नहीं लगता था। डबांग के आने के बाद मुझे पहली बार पूरी सिक्योरिटी महसूस हुई। इसके बाद मैंने एक स्पीड टाइप इवॉल्व्ड ज़ोंबी को भी अपने कंट्रोल में लिया और उसका नाम शांडियान लाइटनिंग रखा। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और वह ड्यूअल ब्लेड्स चलाने में माहिर था। इस तरह डा पैंग की स्लो स्पीड की कमी पूरी हो गई। एक टैंक, एक असैसिन और 20 से ज्यादा ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी पपेट्स के साथ मुझे लगने लगा कि अब मैं अपोकलिप्स में आराम से राज कर सकता हूँ। इसी दौरान डा पैंग जब सप्लाईज ढूंढ रहा था तभी उसका सामना एक म्यूटेंट जायंट डॉग से हुआ। उसकी बॉडी लगभग 2 मीटर लंबी थी। पूरे शरीर पर काले और बेहद सख्त बाल थे और उसका शरीर किसी जंगली सुअर जितना मोटा था। अपोकलिप्स में यह पहली बार था जब मैंने किसी दूसरे म्यूटेंट क्रीचर को देखा। मैंने तुरंत डा पैंग को अटैक करने का आदेश दिया। उसने एक हैमर से जायंट डॉग का अगला पंजा तोड़ दिया और अगले बार में उसका सिर कुचल डाला। उसके दिमाग से भी एक व्हाइट गोल्डन कोर निकला। अब यह साफ हो गया कि म्यूटेंट बीस्ट के अंदर भी गोल्डन कोर बंधे हैं। मैं जायंट डॉग की बॉडी सोसाइटी वापस ले आया। उसका कुछ मीट मैंने खुद खाकर अपनी हंगर शांत की और बाकी डा पैंग को दे दिया। फ्रेश मीट खाने के बाद डा पैंग के घाव आंखों के सामने भरने लगे। म्यूटेंट डॉग और बाद में मिले एक और टैंक ज़ॉम्बी के गोल्डन कोर्स निगलने के बाद मेरी स्पिरिट पावर फिर बढ़ गई। लेकिन यून रुओक्शु को इन सब बातों का पता नहीं था। एक दिन जब मैं बाहर था वह चुके से नीचे उतर गई। उसने देखा कि तीसरी मंजिल से लेकर छठी मंजिल तक हर कमरा सप्लाईज से भरा पड़ा था। मिल्क पाउडर के पहाड़ लगे थे। मिनरल वाटर की बोतलें छत तक जमा थीं और बेबी प्रोडक्ट्स और फूड का तो हिसाब ही नहीं था। वह शॉक होकर बुदबुदाई, हे भगवान, ज़ॉम्बी पापा ने आखिर कितना सामान जमा कर रखा है। ये सारे रिसोर्सेज कभी नहीं ला सकते। उसने अंदाजा लगाया कि यह अंडरग्राउंड एबिलिटी की वजह से हो रहा है जिसके जरिए जमीन के नीचे से तेजी से सामान लाया जा रहा है। जब वह पहली मंजिल की बैल्कनी पर पहुंची तो उसने देखा कि मोटा आदमी दरवाजे पर 2 बड़े हैमर लेकर खड़ा है। इससे उसका यकीन और भी पक्का हो गया कि पापा इसी अंडरग्राउंड एबिलिटी की मदद से अंदर बाहर आते हैं। असल में वह मोटा आदमी मेरा कंट्रोल किया हुआ ज़ॉम्बी पपेट था। लेकिन यून रुओक्शु यह नहीं जानती थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि जब उसकी ताकत काफी बढ़ जाएगी तो सबसे पहले इसी बड़े मोटे ज़ॉम्बी को खत्म करेगी ताकि पापा के रास्ते की रुकावट हट जाए। उसने प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट भी ढूंढ निकाला और उसे पता चला कि वह जियांगहाई सिटी में है। उसने तुरंत अपने पिछले जन्म की यादें खंगालनी शुरू की। जियांगहाई सिटी में 2 बहुत मशहूर पावर हाउसेस थे। पहली थी 9 बार रिवाइव होने की ताकत रखने वाली महिला पुलिस ऑफिसर 9 डेथ डीमन पुलिस। दूसरा था लाइटनिंग पावर को कंट्रोल करने वाला म्यूटेटेड व्हाइट बेयर थंडर रोर। अगर 9 डेथ डीमन पुलिस को उसके पूरी तरह ताकतवर बनने से पहले अपने साथ मिला लिया जाए तो भविष्य में वह बहुत बड़ी मदद साबित होगी। कुछ देर बाद एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर से गुजरा और पर्चे गिराने लगा। उनमें लिखा था कि जियांगहाई सिटी की मिलिट्री ने शहर के बाहर सर्वाइवर्स बेस बना लिया है। मैंने पर्चा पढ़कर यूं ही फेंक दिया। मैं खुद एक ज़ॉम्बी था। इंसानों के बेस से मेरा कोई लेना देना नहीं था। वहीं यून रुओक्शु ने ठंडी हंसी के साथ पर्चे को मसल कर फेंक दिया। वह पिछले जन्म में सर्वाइवर्स बेस में रह चुकी थी। वहां सिर्फ अंधेरा, अन्याय और गंदी पॉलिटिक्स भरी हुई थी। ऐसे चालाक इंसानों के बीच रहने से कहीं बेहतर था कि वह अपने ज़ॉम्बी डैड के साथ रहे। इसी बीच जब मैं लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था तभी पास के पुलिस स्टेशन की महिला ऑफिसर सू
सू मुचिंग कुछ साथियों को लेकर सनशाइन कॉलोनी में ट्रक लेने पहुंची। वो ट्रक चलाकर सर्वाइवर्स को शहर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन कॉलोनी के गेट पर उसकी मुलाकात मोटे ज़ॉम्बी से हो गई। सू मुचिंग ने उसे हटाने के लिए एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने अपनी पिस्टल निकालकर गोली चला दी। जैसे ही मैंने उसे मेरे ज़ॉम्बी पपेट पर गन तानते देखा, मेरा गुस्सा फूट पड़ा। चाहे उसका कोई भी मकसद हो, जिसने भी मेरे ज़ॉम्बी पपेट पर गोली चलाई उसकी सिर्फ मौत तय थी। मैंने मोटे ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके हैमर से बुलेट रोक दी और अगले ही पल अपना हाथ घुमाकर हैमर सीधे सू मुचिंग की तरफ फेंक दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़ॉम्बी उड़ता हुआ हैमर भी चला सकते हैं। वह बच नहीं पाई और हैमर सीधे उसे लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कॉलोनी में गुस्से बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स ने खत्म कर दिया। मैंने उनके शरीरों से कई पुलिस गन्स और बुलेट्स हासिल कर ली, लेकिन रात होते ही एक अजीब घटना हुई। सू मुचिंग की डेड बॉडी लाल रोशनी में दोबारा जिंदा हो गई। उसका टूटा फूटा शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसकी ताकत पहले से दोगुनी हो गई थी। मैंने मोटे ज़ॉम्बी की आंखों से यह सब देखा और पूरी तरह हैरान रह गया। ये क्या भूत है? ये पुलिस ऑफिसर तो सच में दोबारा जिंदा हो गई। सू मुचिंग खुद भी पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसने अपना शरीर चेक किया तो एक भी घाव नहीं था। उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों काफी बढ़ चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद वह एक इवॉल्वर बन चुकी है, जिसके पास मरने के बाद रिवाइव होने की एबिलिटी है। अगले दिन सू मुचिंग फिर वापस आई और इस बार उसके साथ पहले से कहीं ज्यादा पूरी तरह आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स थे। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पिछली बार मैंने उसकी जान छोड़ दी थी, लेकिन वह फिर से चुनौती देने चली आई। इस बार मैंने 3 इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज से उस पर हमला करवाया, लेकिन रिवाइव होने के बाद उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह तीनों ज़ॉम्बीज के बीच भी आसानी से लड़ रही थी। मैंने अपने गनर ज़ॉम्बी पपेट को फायर करने का आदेश दिया, लेकिन वह ज्यादातर बुलेट्स भी डॉज कर गई। आखिरकार मुझे मौका मिला और मैंने उसे फिर से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बार मैंने उसका शरीर पूरी तरह चूर चूर कर दिया ताकि कोई गलती न रह जाए, लेकिन उसी रात वह फिर से रिवाइव हो गई और उसकी ताकत एक बार फिर दोगुनी हो गई। ये क्या मजाक है? ये औरत तो चीट कोड लेकर आई है। मैं पूरी तरह बेबस हो गया। मरकर वापस जिंदा होना और हर बार और ताकतवर बन जाना, इससे भी बड़ी परेशानी यह थी कि कोई छुपा हुआ इवॉल्वर लगातार उसकी मदद कर रहा था। जब भी मेरा हमला सू मुचिंग पर लगने वाला होता, कोई रहस्यमयी ताकत उसे 1 सेकंड के लिए रोक देती। यहाँ तक कि बुलेट्स भी हवा में मुड़ जाती थी। और वह छुपा हुआ इवॉल्वर असल में यून रुओक शुए थी। उसने काफी समय तक कॉलोनी का निरीक्षण किया था और उसे शक हो गया था कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी किंग छुकर सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए उसने अपनी सीक्रेट वॉइस टेक्निक से सू मुचिंग से संपर्क किया और खुद को इनविजिबल एक्सपर्ट बताकर उसके साथ मिलकर ज़ॉम्बी किंग को मारने की योजना बनाई। सू मुचिंग को लगा कि उसे अपना साथी मिल गया है और उसने तुरंत साथ काम करने के लिए हामी भर दी। उसी रात सू मुचिंग ने गेट पर मोटे ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाया और सफलतापूर्वक कॉलोनी के अंदर घुस गई, लेकिन बिल्डिंग नंबर 5 के सामने मैंने खुद उसका रास्ता रोक लिया। 7वीं मंजिल पर मौजूद शाओ चीकी की रक्षा करने के लिए मैंने अपने सारे ज़ॉम्बी पपेट्स को बिल्डिंग नंबर 5 के आसपास इकट्ठा कर लिया था। हाथ में मचेटी लेकर मैं पूरी तरह गुस्से में हमला करने लगा। मेरा हर वार बेहद निर्दयी था। मेरी रोज वाली नरमी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यून रुओक शुए पहली बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छुकर सब देख रही थी। वह अपनी टाइम कंट्रोल एबिलिटी से बार बार मेरे जानलेवा हमलों को रोक रही थी, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि सू मुचिंग मरे नहीं। वह किसी भी कीमत पर सू मुचिंग को मुझे चोट पहुंचाने भी नहीं दे रही थी। सू मुचिंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। यह इनविजिबल एक्सपर्ट आखिर किसकी साइड पर है? मैं इस ज़ॉम्बी पर हमला करती हूँ तो भी रोकता है। तब यून रुओक शुए ने सिर्फ एक बात कही, इस ज़ॉम्बी को तुम हाथ नहीं लगा सकती। लड़ाई और भी भयानक होती गई। सू मुचिंग पूरी ताकत से बिल्डिंग नंबर 5 में घुसने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं उसे हर बार रोक देता। मैं लगातार दर्द भरी दहाड़े मार रहा था। अपने सबसे प्यारे लोगों की रक्षा करने का मेरा गुस्सा पूरे कॉलोनी का तापमान गिरा रहा था। तभी यून रुओक शुए को आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। जब सू मुचिंग बिल्डिंग नंबर 5 की तरफ बढ़ी तो कॉलोनी के सारे ज़ॉम्बी पागलों की तरह उसी बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़े। वे किसी ज़ॉम्बी किंग की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि 7वीं मंजिल पर मौजूद उसी इंसान की रक्षा कर रहे थे। और उन सभी ज़ॉम्बीज को जान देकर उसकी रक्षा करने का आदेश देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ज़ॉम्बी डैड था। क्या पापा ही ज़ॉम्बी किंग है? उसी पल सारे सुराग एक दूसरे से जुड़ गए। उसका ज़ॉम्बी डैड ही वह ज़ॉम्बी किंग था जिसे वह इतने समय से मारना चाहती थी। मैं कितनी बेवकूफ थी। यून रुओक शुए तो लगभग अपने ही पापा के खिलाफ गड्ढा खोद चुकी थी। सच्चाई समझते ही उसने तुरंत सू मुचिंग की मदद करना बंद कर दिया। छुपी हुई सहायता खत्म होते ही सू मुचिंग तुरंत कमजोर पड़ गई। मैंने 3 इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज और अपने असली शरीर से मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे पंचिंग बैग की तरह बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इनविजिबल एक्सपर्ट, तुमने तो सच में मुझे फंसा दिया। बेहोश होने से पहले सू मुचिंग के मन में यही आखिरी ख्याल आया। उसे बेहोश करने के बाद मैंने एक कागज पर लेकर उसके पास रख दिया, जिंदा रहना, अगर तुम मर गई तो पूरे पुलिस स्टेशन के लोग तुम्हारे साथ मरेंगे। दयालु स्वभाव वाली सू मुचिंग ने आखिरकार समझौता कर लिया। वह अपने कारण किसी और की जान नहीं लेना चाहती थी। इसके बाद के दिन धीरे धीरे शांत होने लगे। मैं हर दिन लाइटनिंग के साथ प्रैक्टिस करके अपनी फाइटिंग स्किल्स बेहतर करता रहा। मैंने खास तौर पर शाओ चीकी के लिए लर्निंग मशीन और फ्लैश कार्ड्स भी ला कर दिए। छोटी बच्ची बहुत तेजी से सीखने लगी। अब वह पढ़ना, लिखना और मैथ्स भी करने लगी थी। मुझे तो लगने लगा कि मेरी बेटी में महान बनने की पूरी क्षमता है। दूसरी तरफ यून रुओक शुए भी लर्निंग मशीन के साथ बच्चे की तरह बोलना सीखने का नाटक करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत
शर्मिंदा थी। पिछले जन्म में वह एक फेमस यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और अब उसे फिर से बेबी एजुकेशन सीखनी पड़ रही थी। इसी दौरान जब भी मैं बाहर जाता, वह चुपके से नीचे उतरकर सुमुचिंग से बातें करने चली जाती। बड़ी और छोटी दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। सुमुचिंग उस मासूम बच्ची पर बिल्कुल शक नहीं करती थी और अपनी सारी जानकारी उसे बता देती थी। वहीं युन रुओक्शुए मन ही मन सोच रही थी कि भविष्य की 9 डेथ डीमन पुलिस को अपने साथ कैसे मिलाया जाए। आखिर वह भविष्य में अर्थ रैंक तक पहुंचने की क्षमता रखने वाली पावर हाउस थी। अगर वह साथ आ जाए तो बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैंने देखा कि शाओचीकी को सुमुचिंग से बातें करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसे कभी नहीं रोका। आखिर किसी इंसान का उस छोटी बच्ची से सामान्य तरीके से बात करना अच्छी बात ही। बस हर बार मैं सुमुचिंग की आयरन चेन अच्छी तरह बांध देता था और लाइटनिंग नंबर 1 को सख्त आदेश देता था कि उस पर हर समय नजर रखे। अचानक एक दिन मेरे ज़ॉम्बी पपेट ने नई खबर भेजी। दूर सड़क पर पहली बार एक सेकंड टियर टायरेंट ज़ॉम्बी दिखाई दिया। उस ज़ॉम्बी की दोनों भुजाएं पूरी तरह तेज ब्लेड्स में बदल चुकी थीं और उसकी स्ट्रेंथ व स्पीड बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी थी। एक ह्यूमन इवॉल्वर उसके पीछे पीछे जान बचाकर भाग रहा था। वह इंसान वही ताकतवर आदमी टीजू था जिसने पहले मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स से लड़ाई की थी। टायरेंट ज़ॉम्बी के शरीर पर बने घाव अपने आप भर रहे थे। टीजू ने उस पर कई बार तलवार से वार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार वह एक तंग गली में घुसकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। मेरे मन में तुरंत एक आइडिया आया। ये टायरेंट ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर था, सामने से लड़ना बेकार था, लेकिन मेरे पास इससे बेहतर तरीका था। मैंने लाइटनिंग को कंट्रोल करके उस टायरेंट ज़ॉम्बी को पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा दिया। उसी समय सुमुचिंग बाहर से रिसोर्सेज इकट्ठा करके लौट रही थी। जैसे ही उसने टायरेंट ज़ॉम्बी को देखा, बिना कुछ सोचे उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया ताकि पुलिस स्टेशन के लोगों की रक्षा कर सके। जब दो ताकतवर दुश्मन लड़ते हैं तो फायदा तीसरे का होता है। सुमुचिंग और टायरेंट ज़ॉम्बी के बीच भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि वह उसे हरा नहीं सकती। इसलिए वह उसे पास के पेट्रोल पंप तक ले गई और एक गोली से फ्यूल टैंक उड़ा दिया। अगले ही पल पूरा पेट्रोल पंप आग की लपटों में घिर गया। टायरेंट ज़ॉम्बी आग के समंदर से बाहर निकल आया। उसका पूरा शरीर जलकर काला पड़ चुका था, लेकिन वह अभी भी जिंदा था, हालांकि वह बुरी तरह घायल हो चुका था। मैंने तुरंत अरबैंग और लाइटनिंग को हमला करने का आदेश दिया। गंभीर रूप से घायल टायरेंट ज़ॉम्बी अरबैंग की 1 टन से भी भारी लोहे की रॉड के लगातार वार बिल्कुल नहीं झेल पाया। कुछ ही देर में वह खड़ा होने की हालत में भी नहीं रहा। लाइटनिंग ने मौका देकर अपनी स्टील ब्लेड से उसके शरीर को लगातार काटना शुरू कर दिया और आखिरकार टायरेंट ज़ॉम्बी मारा गया। जब मैंने उसके शरीर से सेकंड ईयर गोल्डन कोर निकाला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन इस बार मैंने जल्दबाजी नहीं की। पहले शाओचीकी के लिए खाना बनाया, सारी सुरक्षा का इंतजाम किया और उसके बाद बिल्डिंग नंबर 4 में जाकर गोल्डन कोर को निगल लिया। उस गोल्डन कोर की जबरदस्त एनर्जी ने मुझे सीधे 3rd ईयर तक पहुंचा दिया। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ में क्वालिटेटिव चेंज आ गया और मेरी मेंटल पावर कई गुना बढ़ गई। मेरा कंट्रोल रेंज 10 किलोमीटर से बढ़कर कई दर्जन किलोमीटर तक पहुंच गया। अब मैं आसानी से 100 से भी ज्यादा सामान्य ज़ॉम्बी पपेट्स को कंट्रोल कर सकता था और सेकंड ईयर इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज भी मेरे लिए बिल्कुल आसान हो गए थे। अब तो स्पीड के मामले में मैं अजाइल ज़ॉम्बी लाइटनिंग को भी पीछे छोड़ सकता था और सामने से टैंक टाइप ज़ॉम्बी डबांग को भी धक्का देकर पीछे हटा सकता था। अब जाकर मैं सच में अपोकलिप्स का सर्वाइवर लगने लगा था। 3rd ईयर में पहुंचने के कुछ समय बाद मैंने एक और सेकंड ईयर टैंक ज़ॉम्बी को अपने साथ मिला लिया, जिसका आकार एक छोटी कार जितना बड़ा था। मैंने उसका नाम एयरबैंग रखा और उसे 1 टन से भी भारी मेटल रॉड दे दी। एयरबैंग का एक बार किसी कार को कबाड़ बना सकता था और अगर वह रॉड फेंक देता तो कंक्रीट वॉल भी आर पार हो जाती। एयरबैंग के कॉलोनी गेट पर पहरा देने के बाद अब इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज भी कॉलोनी के पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। इसी दौरान युन रुओक्शुए भी छुकर 3rd ईयर तक पहुंच गई। 3rd ईयर में पहुंचने के बाद उसकी टेलीकिनेसिस बहुत बढ़ गई। अब वह आयरन नेल्स को बेहद तेज स्पीड से उड़ाकर हमला कर सकती थी और अपनी टाइम कंट्रोल एबिलिटी के साथ मिलाकर बिना आवाज किए किसी की भी जान ले सकती थी। पूरे अपोकलिप्स में अब वह इंसानों के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हो चुकी थी। एक दिन पता नहीं कब मेरे पैरों के पास ब्लड सैंड ब्लेड टेक्निक नाम की एक किताब पड़ी मिली। मुझे लगा कि किसी रहस्यमयी एक्सपर्ट ने यह सीक्रेट मैनुअल मेरे लिए छोड़ी है, इसलिए मैंने इसे सीखना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह किताब असल में युन रुओक्शुए ने अपनी नोटबुक में लिखकर चुपके से मेरे लिए फेंकी थी। ये ब्लेड टेक्निक अपने खून को आधार बनाकर किलिंग ऑरा तैयार करती थी। पूरी तरह मास्टर होने के बाद ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं रहती थी, क्योंकि केवल ब्लड सैंड ऑरा ही दुनिया की सबसे खतरनाक ब्लेड बन जाती थी। इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने के बाद मेरी प्रोग्रेस बहुत तेज हुई और मेरी कॉम्बैट पावर में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। सर्वाइवर्स बेस से 5 इवॉल्वर्स की एक टीम जांघाई सिटी में रिसोर्सेज इकट्ठा करने पहुंची। उन्होंने देखा कि सनशाइन कॉलोनी के आसपास का सारा सामान पहले ही गायब हो चुका है। उन्होंने सामान ले जाने वाले ज़ॉम्बी पपेट का पीछा किया और आखिरकार कॉलोनी तक पहुंच गए। रात के समय वे दीवार फांदकर अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े उसी पल मैंने उन्हें देख लिया था। मेरी ज़ॉम्बी पपेट आर्मी ने तुरंत उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी लाइटनिंग नंबर 2 ने एक इवॉल्वर को पल भर में मार गिराया। वहीं डपांग के 2 बड़े हैमर्स ने 2 मेले इवॉल्वर्स को जोरदार वार से पीछे धकेल दिया। इस भयंकर लड़ाई के बीच मैं खुद भी मैदान में उतर गया। ब्लड सैंड ब्लेड टेक्निक सीखने के बाद मेरा एक ही हॉरिजॉन्टल स्लैश आखिरी भागते हुए इवॉल्वर को कमर से 2 हिस्सों में काटने के लिए काफी था। उनके शरीरों से मुझे सर्वाइवर्स बेस के आइडेंटिटी कार्ड्स मिले।
चले। तभी मुझे एहसास हुआ कि इंसानों की ताकत मेरी उम्मीद से कहीं तेजी से बढ़ रही है। सनशाइन कॉलोनी का राज देर सवेर सबके सामने आ ही जाएगा, इसलिए मैंने कॉलोनी छोड़ने का फैसला किया। मेरा अगला टारगेट शहर के बाहर स्थित चिंगशुई फार्म था। वहाँ खुली जमीन थी, खेती की जा सकती थी, इंसानों की ताकत से दूर था और आसपास ज़ॉम्बीज की भी कमी नहीं थी, जिससे मैं अपनी आर्मी लगातार बढ़ा सकता था। सबसे जरूरी बात यह थी कि वहाँ शाओ चीकी को बड़ा होने के लिए कहीं बेहतर माहौल मिलेगा। वह हमेशा कंक्रीट बिल्डिंग्स के बीच बंद नहीं रह सकती थी। उसे धूप चाहिए थी, ताजी हवा चाहिए थी और ताजी सब्जियां भी। सब्जियों की बात आते ही मुझे अपनी बेटी की चिंता होने लगी। इतने दिनों से उसका खाना बहुत लिमिटेड था। हर दिन मिल्क पाउडर, एग फ्राइड राइस और राइस पेस्ट ही मिल रहा था, एक पता हरी सब्जी तक नहीं। फार्म पहुंचने के बाद मैं अपने ज़ॉम्बी पपेट्स से खेत जोतूंगा, खेती करूंगा और शाओ चीकी को ताजे फल और सब्जियां खिलाऊंगा। उसे न तो मार सकता था और न ही यूं ही छोड़ सकता था, लेकिन जब यहाँ से जाना ही था तो बेहतर यही था कि उसे आजाद कर दूं और फिर कभी उससे मुलाकात न हो। मैंने अपना फैसला शाओ चीकी को बताया। उसने हल्के से सिर हिलाया और पूछा, दीदी क्या वह हमारे साथ चलेगी? मुझे अच्छी तरह पता था कि सुमुचिंग के स्वभाव के हिसाब से वह पुलिस स्टेशन के सर्वाइवर्स को कभी नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह हमारे साथ आने वाली नहीं थी। मेरी नजर बचाकर युन रुओक शुए ने चुपके से सुमुचिंग के हाथ में एक पर्ची रखी जिस पर लिखा था चिंगशुई फार्म। जाने से पहले सुमुचिंग ने युन रुओक शुए से पूछा, क्या तुम्हें हमारा वादा याद है? युन रुओक शुए मुस्कुराकर बोली, अगर कभी तुम्हें लगे कि यह दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम सोचती हो और जब तुम्हारा दूसरों की रक्षा करने का मन न रहे तब मुझे याद करना, फिर मेरी रक्षा करना। सुमुचिंग लंगड़ाते हुए पुलिस स्टेशन लौटी, लेकिन वहाँ उसने ऐसा नजारा देखा जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। जिन सर्वाइवर्स की रक्षा के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, वही लोग इंसान खाने वाले दरिंदे बन चुके थे। उन्होंने उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार डाला जो उनका साथ देने को तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने सुमुचिंग को भी मार दिया। सुमुचिंग तीसरी बार रिवाइव हुई और इस बार उसकी ताकत फिर से कई गुना बढ़ गई। उसने अपने हाथों से उन सभी गद्दारों को एक एक करके खत्म कर दिया। आखिरी बचा एक नौजवान उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, ऑफिसर सू, आप अच्छी इंसान हैं, मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सुमुचिंग मुड़कर जाने लगी, तभी उसके पीछे पिस्टल लोड होने की आवाज आई। वह बिजली की तरह पलटी और एक पंच में उसकी पसलियां तोड़ दी। क्यों क्यों मुझे धोखा दिया? चारों तरफ बिखरी लाशों को देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसे युन रुओक शुए की बात याद आई, अगर वे लोग तुम्हारी रक्षा के लायक ही ना हो तो? उसने मन ही मन सोचा, हाँ, क्या ऐसे घटिया लोग सच में मेरी रक्षा के लायक थे? उसने अपनी मुट्ठी में पकड़ी चिंगशुई फार्म वाली पर्ची को देखा, फिर आखिरी बार उस पुलिस स्टेशन को देखा जिसे वह पूरी जिंदगी समर्पित करना चाहती थी और बिना पीछे मुड़े रात के अंधेरे में गायब हो गई। शाओ चीकी, मैं आ रही हूँ। रवाना होने वाले दिन सनशाइन कॉलोनी से 5 भारी ट्रक्स एक के बाद एक निकल पड़े। हर ट्रक की ड्राइवर सीट पर ज़ॉम्बीज बैठे थे और उनके पीछे पूरी तरह आर्म्ड सैकड़ों ज़ॉम्बी पपेट्स की आर्मी चल रही थी। ज़ॉम्बीज को ट्रक चलाते देखकर रास्ते भर के सर्वाइवर्स की आंखें फटी रह गईं। एक इवॉल्वर जो दुकान के अंदर रिसोर्सेज ढूंढ रहा था, उसने अपनी आंखों से 5 भारी ट्रक्स को तेजी से गुजरते देखा। हर ड्राइवर सीट पर डरावने ज़ॉम्बीज बैठे थे। वह दंग रह गया और बोला, क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? अब ज़ॉम्बीज भी ट्रक चलाने लगे। रास्ते भर लगातार इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज हमारे काफिले की आवाज सुनकर हमारी तरफ आने लगे, लेकिन मुझे किसी से डर नहीं था। मैंने अपनी टेलीकिनेसिस से उन सभी को कंट्रोल करके अपनी आर्मी में शामिल कर लिया। हमारी ज़ॉम्बी आर्मी कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही थी। जब काफिला जांगहाई सिटी जू के पास पहुंचा तो सड़क के बीचों बीच एक पूरी तरह सुनहरे रंग का सेकंड टियर म्यूटेटेड जायंट स्नेक लेटा हुआ था, जिसने पूरी सड़क रोक रखी थी। उसका शरीर 20 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और उसके सुनहरे स्केल्स धूप में चमक रहे थे। आगे रास्ता देखने गए 2 ज़ॉम्बी पपेट्स को उसने एक ही निगल में खा लिया। मैंने एरपैंग को भारी मेटल रॉड के साथ सबसे आगे भेजा। उसने पूरी ताकत से जायंट स्नेक के सिर पर वार किया, जिससे वह कुछ पल के लिए चकरा गया। दपांग और बाकी टैंक ज़ॉम्बीज ने दोनों तरफ से रास्ता रोक लिया ताकि स्नेक भाग न सके। उसी समय एजाइल ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े और अपनी स्टील ब्लेड्स से उसके शरीर को लगातार काटने लगे। सबसे अहम पल में टायरेंट ज़ॉम्बी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर सीधे उसके गले के पास उतरा और अपने पंजों से गहरा घाव बना दिया। अगले ही पल एयरपैंग ने अपनी मेटल रॉड से उसका सिर कुचल दिया। सेकंड टियर गोल्डन कोर निकालने के बाद मैंने फैसला किया कि इस बार उसे एयरपैंग ही निकलेगा। अब थर्ड टियर से नीचे के गोल्डन कोर्स मेरे किसी काम के नहीं थे, लेकिन उनसे मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स और ताकतवर बन सकते थे। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी जरूरी थी। मैं पूरी तरह हाई टियर इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज से बनी एक एलीट आर्मी तैयार करना चाहता था। युन रुओक शुए उस विशाल स्नेक की डेड बॉडी को देखकर इतनी खुश हुई कि उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने मासूमियत से कहा, पापा मुझे स्नेक मीट खाना है। बेचारी शाओ चीकी इतने दिनों से सिर्फ मिल्क पाउडर, एग फ्राइड राइस और राइस पेस्ट खा खाकर परेशान हो चुकी थी। इतनी बड़ी स्नेक देकर उसका मन ललचा गया, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि म्यूटेटेड बीस्ट का मीट इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले किसी ह्यूमन सर्वाइवर पर टेस्ट करके देखूंगा, फिर ही शाओ चीकी को खिलाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब पापा कंफर्म कर लेंगे कि यह सेफ है तब तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगा। युन रुओक शुए थोड़ी निराश हुई, लेकिन वह मेरे फैसले को समझ गई। उसे अच्छी तरह पता था कि म्यूटेटेड बीस्ट का मीट न सिर्फ खाया जा सकता है बल्कि शरीर के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है, लेकिन वह यह बात मुझे बता नहीं सकती थी। काफिला आगे बढ़ता रहा। दोनों तरफ की ऊंची बिल्डिंग्स धीरे धीरे गायब होने लगीं और उनकी जगह खुला मैदान दिखाई देने लगा। मैंने मैप देखा, सिर्फ 10-15 मिनट बाद हम चिंगशुई
चिंगशुई फार्म पहुंचने वाले थे। शाम का डूबता सूरज पूरे आसमान को लाल रंग में रंग चुका था। मैं खिड़की के बाहर पीछे छूटते नजारों को देख रहा था। फिर मेरी नजर बगल में बैठी शाओचिकी पर गई, जो खामोशी से बाहर की दुनिया देख रही थी। उसकी आंखों में डूबते सूरज की लाल रोशनी झलक रही थी। रीबर्थ के बाद यह पहली बार था जब वह सनशाइन कॉलोनी से बाहर निकलकर दुनिया देख रही थी। मैंने प्यार से उसके गाल को हल्का सा दबाया। शाओचिकी ने मेरी तरफ देखा और मीठी मुस्कान के साथ बोली, पापा, बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत खतरनाक भी, लेकिन जब तक मेरी शाओचिकी मेरे साथ है तब तक हर चीज की कोई न कोई अहमियत है। दूर होराइजन पर डूबते सूरज की रोशनी में एक विशाल फार्म की परछाई दिखाई देने लगी। वही हमारा नया घर था, चिंगशुई फार्म। लेकिन हमसे कई दर्जन किलोमीटर पीछे जांघाई सिटी के खंडहरों में एक बेहद डरावनी ऑरा वाला इंसान हमारे ट्रक के टायर मार्क्स का पीछा करते हुए तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। अब सुमुचिंग की आंखों से वह पुरानी नरमी और दयालुता पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उनकी जगह सिर्फ ठंडापन और अटूट संकल्प बचा था। लेकिन जब भी उसे वह छोटी बच्ची याद आती जो मिल्क बॉटल पकड़कर उसकी तरफ मुस्कुराती थी, उसके होंठों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ जाती। चिंगशुई फार्म पहुंचने के बाद हमने मैप के बताए रास्ते की बजाय जंगल के अंदर वाली पगडंडी पकड़ ली। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार फार्म का मेन गेट दिखाई दिया। बड़े स्टील गेट के दोनों तरफ लकड़ी के खंभों और आयरन वायर फेंस से बनी ऊंची बाउंड्री थी। फेंस पर हाई वोल्टेज वार्निंग के बोर्ड लगे हुए थे और कई जगह किसी के जबरदस्ती तोड़कर अंदर घुसने के निशान भी दिखाई दे रहे थे। ट्रक में बैठे बैठे मैंने पूरे फार्म का निरीक्षण किया और मन ही मन काफी संतुष्ट हुआ। चिंगशुई फार्म चारों तरफ से शांत था। यहाँ किसी की आसानी से नजर नहीं पड़ती थी। इसका एरिया सनशाइन कॉलोनी से कहीं ज्यादा बड़ा था, जिसमें मैं, शाओचिकी और मेरी विशाल ज़ॉम्बी आर्मी आराम से रह सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ का माहौल बिल्कुल खुला था, इतना दबाव वाला नहीं था। इसलिए शाओचिकी के बड़े होने के लिए यह जगह सबसे बेहतर थी। शाओचिकी ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा, पापा, क्या हम पहुंच गए? मैंने सिर हिलाया और पहले कुछ ज़ॉम्बी पपेट्स को टूटी हुई बाउंड्री से अंदर भेजकर पूरे फार्म की जांच करने का आदेश दिया। जैसे ही वे अंदर गए, मेरी भौहें सिकुड़ गईं। पूरे फार्म में सूखे हुए काले भूरे खून के धब्बे फैले हुए थे। मैंने सबसे पहले वेजिटेबल गार्डन ढूंढा, लेकिन वहाँ की सारी खेती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और जमीन पर विशाल पैरों के निशान बने हुए थे। साफ था कि फार्म के अंदर म्यूटेटेड एनिमल्स मौजूद थे। तभी फार्म के अंदर से लड़ाई और जानवरों की दहाड़ने की आवाजें सुनाई दी। मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स को आवाज की दिशा में भेजा। पोल्ट्री एरिया में पहुंचकर हमने एक म्यूटेटेड जायंट बुल देखा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस बुल के मुंह में शेर और बाघ से भी बड़े नुकीले दांत उगाए थे और वह किसी अनजान जानवर की डेड बॉडी खा रहा था। एपोक्लिप्स के बाद तो गाय भैंस भी मीट खाने लगी थी। जायंट बुल ने ज़ॉम्बी पपेट्स को देखते ही बिना रुके उन पर हमला कर दिया। वह पहले ही सेकंड टियर तक पहुंच चुका था, इसलिए सामान्य ज़ॉम्बी पपेट्स उसके सामने टिक ही नहीं सकते थे। मैंने तुरंत अर्पैंग और टायरेंट ज़ॉम्बी नंबर 1 को लड़ाई में उतार दिया। अर्पैंग ने अपनी मेटल रॉड पूरी ताकत से बुल के सिर पर मारी, जिससे उसकी आंखों के आगे तारे घूम गए। टायरेंट नंबर 1 ने मौका देकर अपने तेज क्लॉज से उसके शरीर पर गहरा घाव कर दिया, लेकिन उसकी स्किन इतनी मजबूत थी कि उसे चीरना आसान नहीं था। अच्छी बात यह थी कि उसे डॉज करना नहीं आता था। कुछ राउंड्स की लड़ाई के बाद वह आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। टायरेंट नंबर 1 के क्लॉज ने उसका सिर आर पार कर दिया और उसके अंदर से ऑरेंज रंग का सेकंड टियर गोल्ड कोर निकाल लिया। उस विशाल बुल को खत्म करने के बाद मैंने आगे सर्च जारी रखी। फार्म के पश्चिम वाले फिश पॉन्ड के किनारे मुझे एक बहुत चौड़ा क्रॉलिंग ट्रैक दिखाई दिया। जैसे ही मैंने ज़ॉम्बी को पानी के पास पहुंचाया, तभी एक जायंट टर्टल अचानक पानी से बाहर निकला और एक ही बाइट में ज़ॉम्बी का एंकल काट दिया। कितना बड़ा टर्टल था! उसका शेल इतना हार्ड था कि ज़ॉम्बी ने जब उस पर पंच मारा तो उल्टे रिबाउंड फोर्स से उसकी रिस्ट ही टूट गई। फिलहाल मेरा उसे मारने का कोई प्लान नहीं था। मैंने 2 ज़ॉम्बी को किनारे पर गार्ड पर लगा दिया ताकि वह जमीन पर न चढ़ सके। पहले यह कंफर्म हो जाए कि म्यूटेटेड एनिमल्स का मीट खाया जा सकता है, फिर इसे चीकी के बॉडी रिकवरी के लिए रखूंगा। मैंने पूरे फार्म को अंदर बाहर 2 बार चेक किया। जब पूरी तरह कंफर्म हो गया कि यहाँ सेफ है, तब मैंने बड़े स्केल पर क्लीनिंग शुरू की। पूरा रेजिडेंशियल एरिया नया जैसा हो गया। तब जाकर मैंने चीकी का हाथ पकड़कर उसे फार्म के अंदर लाया। क्या आपसे यही मेरा और पापा का नया होम होगा? चीकी ने चारों तरफ उत्सुकता से देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ शिफ्ट होने के बाद मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी थी। अर्पंग दक्षिण वाले मेन गेट पर तैनात हुआ। लाइटनिंग नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अपनी अपनी ज़ॉम्बी टीम के साथ बाकी 3 दिशाओं की गार्ड करने लगे। दापेंग और टायरेंट नंबर 1 हमेशा चीकी की क्लोज प्रोटेक्शन में रहे। पूरे फार्म को मैंने एक ऐसे आयरन फोर्ट्रेस में बदल दिया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। सोते हुए चीकी को देखकर मेरे दिल में अचीवमेंट की फीलिंग भर गई। चीकी, हमसे सो जाओ। आइस वाटर फार्म अब से हमारा नया घर है। अगले दिन जब चीकी जागी, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर चुका था। मेज पर ताजे फलों की एक प्लेट भी रखी थी। फार्म के उधर में बने ऑर्चर्ड में अभी भी काफी फल लगे हुए थे। चीकी की आंखें चमक उठी। फलों की खुशबू सूंघकर वह जैसे पूरी तरह खो गई। पेट भरने के बाद वह बाहर आई और देखा कि पूरी तरह हथियारों से लैस ज़ॉम्बी टीम्स फार्म के अंदर व्यवस्थित तरीके से पेट्रोल कर रही थी। पापा, सच में बहुत अमेजिंग है। इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने का तरीका तो आम ज़ॉम्बी किंग से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। वह मेरे पैर पकड़कर प्यार से घूमने चलने की जिद करने लगी। मैं उसे लेकर सब्जियों के खेत के पास गया। वहाँ चीकी ने देखा कि मेरे कंट्रोल किए हुए ज़ॉम्बीज खेती कर रहे
हैं, जिसे देखकर वह पूरी तरह शॉक हो गई। मेरा जन्म गांव में हुआ था। मैंने बचपन में दादा दादी के साथ खेती की थी, इसलिए फार्मिंग का अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे पूरा भरोसा था कि बर्बाद हो चुकी इस जमीन को दोबारा उपजाऊ बना दूंगा। इसी दौरान मैंने पहले मिले 2 सेकंड ईयर म्यूटेटेड बीस्ट गोल्ड कोर एरपैंग को खिला दिए। एरपैंग सफलतापूर्वक 3rd ईयर में एडवांस हो गया। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूल कर एक ट्रक जितना विशाल हो गया। उसके शरीर पर काले रंग की स्केल्स उग आईं, जो नाइफ और गन दोनों को रोक सकती थीं। यहाँ तक कि बुलेट्स भी उन पर असर नहीं कर पा रही थीं। मैंने खुद मचेटी से टेस्ट किया तो स्केल्स पर सिर्फ हल्के निशान पड़े। अब एरपैंग सीधे ज़ॉम्बीज की दुनिया का मेन बैटल टैंक बन चुका था। ऐसे 3rd ईयर जनरल के गेट पर पहरा देने से मेरा कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ गया। इसी के साथ मुझे मजबूत बनने का नया तरीका भी मिल गया। चूंकि हाई टीयर ज़ॉम्बीज बहुत कम थे, इसलिए मैंने तय किया कि गोल्ड कोर की मदद से खुद ही ज़ॉम्बी पपेट्स को पालकर मजबूत बनाऊंगा। उधर चीकी भी खाली नहीं बैठी थी। वह चोरी छिपे तालाब के किनारे जाकर उस म्यूटेटेड ओल्ड टर्टल को लगातार 3 दिन तक म्यूटेटेड जायंट पाइथन का मांस खिलाती रही। उस मांस में उसने अपना खून भी मिलाया था। तीसरे दिन उसने अपने पिछले जन्म के सीक्रेट रेल्म में सीखी हुई एंशिएंट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस विशाल कछुए से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब वह उसे साधारण आदेश दे सकती थी और उससे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी कर सकती थी। उसने अर्थ कल्टीवेशन टेक्निक भी उस कछुए को सिखा दी ताकि भविष्य में वह पिछले जन्म वाले ब्लैक टॉर्टोइस जितना शक्तिशाली बन सके। लेकिन मुझे इन सब बातों का बिल्कुल पता नहीं था। मुझे सिर्फ इतना लगा कि चीकी को यह बूढ़ा कछुआ पेट की तरह पसंद है, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद मैंने चीकी के लिए एक छोटा अम्यूजमेंट पार्क बना दिया। शहर के अम्यूजमेंट पार्क से मैरी गो राउंड और कई दूसरे इक्विपमेंट लाकर यहाँ लगा दिए। बिजली न होने की वजह से उन्हें ज़ॉम्बीज की ताकत से चलाया जाने लगा। चीकी ने यह सब देखा तो बाहर से बहुत खुश होने का नाटक किया। हालांकि उसके पिछले जन्म की यादों के कारण उसे बच्चों वाले खिलौनों में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि यह सब उसके पापा ने उसके लिए किया है। धीरे धीरे उसके अंदर का बचपन फिर से जाग उठा और वह दिल खोलकर खेलने लगी। जब हम मैरी गो राउंड पर एक दूसरे का पीछा करते हुए खेल रहे थे, अगर उन ज़ॉम्बीज को छोड़ दिया जाए जो उसे धक्का देकर चला रहे थे, तो वह दृश्य बेहद वार्म और खुशहाल फैमिली जैसा लगता था। लेकिन जब लाइटनिंग नंबर 1 बार बार शहर से अम्यूजमेंट इक्विपमेंट ला रहा था, तभी इनविजिबिलिटी एबिलिटी वाला इवॉल्वर लीमो चुपचाप उसे फॉलो कर रहा था। वह ट्रक का पीछा करते हुए चिंगशुई फार्म तक पहुंच गया। फार्म के अंदर का नजारा देखकर उसकी पूरी दुनिया हिल गई। आखिर में उसने देखा कि एक छोटी इंसानी लड़की ज़ॉम्बीज के बीच आराम से रह रही है। उसने तुरंत अंदाजा लगाया कि यही लड़की इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रही है। उसके मन में लालच पैदा हुआ और उसने सोचा कि अगर वह चीकी को पकड़ ले तो पूरी ज़ॉम्बी आर्मी उसकी हो जाएगी। लीमो अदृश्य होकर चीकी के कमरे में घुस गया। जैसे ही उसका डैगर नीचे गिरने वाला था, उसका पूरा शरीर वहीं रुक गया। यून रोअक्शुई ने टाइम स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल किया। फिर उछलकर उसने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और अपने पिछले जन्म की सीक्रेट टेक्निक सोलची आर्ट से उसके दिमाग में ब्लड रून अंकित कर दी, जिससे उसकी जिंदगी और मौत पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ गई। मरना चाहते हो या जीना, लीमो ने बिना एक पल सोचे सरेंडर कर दिया। यून रोअक्शुई ने उसे जंगहाई सर्वाइवर बेस में स्पाई बनकर घुसने का आदेश दिया और समय समय पर वापस आकर सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट देने को कहा। मुझे इन सब बातों का बिल्कुल पता नहीं चला। मेरी नजर में तो चीकी हर दिन फार्म में खुशी खुशी खेल रही थी। कुछ दिन बाद मैं शहर में इवॉल्वर ज़ॉम्बीज का शिकार करके गोल्ड कोर इकट्ठा कर रहा था कि तभी अचानक मेरी मुलाकात फिर से सुमुचीन से हो गई। धत्त तेरे की ये औरत यहाँ भी आ गई। पता चला कि पुलिस स्टेशन की घटना के बाद वह सिर्फ चीकी को ढूंढने के लिए मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंची थी। रास्ते भर उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह बदला लेने पर उतारू बरोइंग ज़ॉम्बी उसे लगातार परेशान करता रहा, जिससे वह लगभग मेंटल ब्रेकडाउन की हालत में पहुंच गई थी। मैंने उसे बेहोश किया और लोहे की चेन से अम्यूजमेंट पार्क की स्लाइड के पास बांध दिया। लेकिन इस बार सुमुचीन पूरी तरह बदल चुकी थी। पुलिस स्टेशन के सर्वाइवर्स की बिट्रेयल देखने के बाद उसका इंसानों पर से पूरा भरोसा उठ चुका था। अब उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, चीकी की रक्षा करना। चीकी ने भी मौका देकर धीरे धीरे उसे अपने करीब कर लिया। वह उसे खाना देती, उससे बातें करती। सुमुचीन को एपोकलिप्स शुरू होने के बाद पहली बार पेट भर खाना, सुरक्षित जगह और बिना डर के रहने वाली जिंदगी मिली। यहाँ तक कि उसे खुद मानना पड़ा कि ज़ॉम्बी किंग के साथ रहना इंसानों के बीच रहने से कहीं ज्यादा आरामदायक है। दूसरी तरफ मैं लगातार अपनी ताकत बढ़ाता रहा। जांगनन सिटी एरिया में ज़ॉम्बीज का शिकार करके गोल्ड कोर इकट्ठा करता रहा और उनकी मदद से अपने अधीन सेकंड टीयर ज़ॉम्बी की संख्या अब 30 से भी ज्यादा हो चुकी थी। एक रात मैं हुआंगलोंग माउंटेन में म्यूटेटेड फियर्स बीस्ट का शिकार कर रहा था, जहां मुझे एक 3rd टीयर गोल्ड कोर मिला। स्टेडियम ज़ॉम्बी ब्रीडिंग बेस से लगातार मिल रहे गोल्ड कोर जोड़कर आखिरकार मैंने 4th टीयर तक ब्रेक थ्रू करने लायक रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए। मैंने चारों 3rd टीयर गोल्ड कोर एक साथ निगल ली और उसी समय सफलतापूर्वक 4th टीयर में ब्रेक थ्रू कर गया। मेरी मेंटल पावर कई गुना बढ़ गई और कंट्रोल रेंज बढ़कर 50 किलोमीटर तक पहुंच गई। मेरा पूरा शरीर दोबारा ट्रांसफॉर्म हो गया। लाल आंखों को छोड़कर अब मैं लगभग एक सामान्य इंसान जैसा दिखने लगा था। इसके बाद मैंने लगातार 4 4th टीयर ज़ॉम्बी पपेट्स तैयार कर दिए। इसी दौरान यून रोअक्शु भी चुपचाप 4th टीयर तक ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। उसकी टेलीकिनेसिस इतनी शक्तिशाली हो गई कि वह लंबे समय तक उड़ सकती थी और कई तरह की एलिमेंटल सीक्रेट आर्ट्स भी इस्तेमाल कर सकती थी। उसने समनिंग टेक्निक से छोटी छोटी मधुमक्खियों को कंट्रोल करके पूरे फार्म के अंदर और बाहर निगरानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, मेरी नजर
नजर बचाकर उसने फार्म के बाहर लगी ब्लड थर्स्टी डीमन वाइन्स पर ब्लड चेन टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्हें भी अपने कंट्रोल में ले लिया। ये ब्लड थर्स्टी डीमन वाइन्स वही म्यूटेटेड प्लांट्स थीं जिन्हें मैं हुआंगलोंग माउंटेन से लाकर फार्म के बाहर लगाया था। वे किसी भी जीवित प्राणी का पूरा खून और मांस चूस सकती थीं, लेकिन ज़ॉम्बीज में उनकी कोई रुचि नहीं थी। मैंने उन्हें फार्म से लगभग 1 किलोमीटर दूर सुरक्षा दीवार की तरह लगाया था, लेकिन चीकी द्वारा ब्लड चेन टेक्निक लगाने के बाद वही सुरक्षा दीवार अब एक ऐसा किलिंग फॉर्मेशन बन गई जिसे वह अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन इसी समय एक बड़ा खतरा धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। जंगहाई सर्वाइवर बेस ने इंपीरियल कैपिटल में ज़ॉम्बी टाइड फूटने के बाद पहली बार आधिकारिक रूप से ज़ॉम्बी किंग की मौजूदगी की घोषणा कर दी। वांग जंग की टीम ने पहले जियांगनन सिटी में जो एनकाउंटर किया था उसने बेस के टॉप ऑफिशियल्स का पूरा ध्यान खींच लिया। उन्होंने लीमो समेत कई इनविजिबिलिटी इवॉल्वर्स की एक रिकनेसेंस टीम जांच के लिए भेजी। जैसे ही युन रुओक्शुए ने लीमो को फार्म के पास आते महसूस किया, वह उसी रात उड़कर उससे मिलने पहुंची और उसे आदेश दिया कि बेस लौटकर रिपोर्ट करे कि उन्हें कोई ज़ॉम्बी किंग नहीं मिला। लेकिन लीमो की टीम का कैप्टन उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने उसे मार डाला और सोल की टेक्निक से बाकी 3 लोगों को भी कंट्रोल कर लिया। मगर वांग जंग बेहद तेज दिमाग वाला था। उसे तुरंत एहसास हो गया कि इनविजिबिलिटी टीम में कुछ गड़बड़ है। उसने उन्हें जाल में फंसाकर हिप्नोसिस इंटेरोगेशन शुरू किया। जैसे ही सोलची पर लगी सील ट्रिगर हुई, चारों इनविजिबिलिटी इवॉल्वर्स वहीं मौके पर मर गए। वांग जंग यह देखकर दंग रह गया और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि जियांगनन सिटी में सचमुच एक ज़ॉम्बी किंग छिपा हुआ है। यह खबर बेस के हाईएस्ट कमांडर तक पहुंची तो वह गुस्से से भर उठा और तुरंत 3 एलीट बैटल टीम्स को जियांगनन सिटी भेजने का फैसला किया ताकि ज़ॉम्बी किंग को पकड़कर खत्म किया जा सके। युन रुओक्शुई ने जैसे ही लीमो और बाकी लोगों की सोल कनेक्शन टूटती महसूस की, वह समझ गई कि हमारी पहचान अब छिपी नहीं रही। उसने मन ही मन कहा, तूफान आने वाला है। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसकी नजर में जब तक इंसान बड़ी मिलिट्री फोर्स नहीं भेजते तब तक सिर्फ इवॉल्वर टीम्स मेरे और पापा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान कल्टीवेशन पर लगा दिया। उसका लक्ष्य 5th ईयर तक ब्रेक थ्रू करना था, क्योंकि तब उसे पूरा भरोसा था कि वह इंसानों की आधुनिक मिलिट्री को भी सीधे टक्कर दे सकेगी। दूसरी तरफ मुझे इन सब छिपी हुई घटनाओं की बिल्कुल खबर नहीं थी। मैं तो अभी भी हुआंगलोंग माउंटेन में म्यूटेटेड बीस्ट का शिकार करके अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के लिए गोल्ड कोर इकट्ठा करने में लगा था। इसी बीच 3 एलीट बैटल टीम्स जियांगनन सिटी के बाहर उतर चुकी थी। वांग जंग पूरे ऑपरेशन का कमांडर था, जबकि ली फंग और जांग हाई 2 टीम लीडर्स के रूप में उसके साथ थे। उनकी टीम में हंटर ईगल कोड नेम वाला एक इवॉल्वर भी था, जिसकी कॉन्ट्रैक्टेड म्यूटेटेड ब्लैक ईगल की आंखों से वह सब कुछ देख सकता था। ज्यादा देर नहीं लगी और हंटर ईगल ने चौंकाने वाली चीज देख ली। हे भगवान, सच में ज़ॉम्बी ट्रक चला रहा है। उसने देखा कि एक इवॉल्वर ज़ॉम्बी ट्रक चलाते हुए पूरे शहर में घूम रहा है और म्यूटेटेड बीस्ट का मांस स्टेडियम ले जाकर ज़ॉम्बीज को खिला रहा है। वांग जंग ने तुरंत आदेश दिया, इस ट्रक का पीछा करो, देखो यह आखिर जाता कहाँ है। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैंने ज़ॉम्बी पपेट से स्टेडियम के ज़ॉम्बीज को खाना खिलवाया और फिर ट्रक लेकर सीधे चिंगशुई फार्म लौट आया। ट्रक के काफी ऊपर वही म्यूटेटेड ब्लैक ईगल लगातार मेरा पीछा कर रही थी। वह पूरे रास्ते ट्रक के साथ उड़ती हुई फार्म तक पहुंच गई। हंटर ईगल ने ईगल विजन से पूरे फार्म का नजारा साफ साफ देख लिया। उसने धीमी आवाज में रिपोर्ट दी, मिल गया। वह ज़ॉम्बी ट्रक लेकर शहर के बाहर बने एक फार्म में घुस गया है। इस फार्म की सिक्योरिटी बेहद मजबूत है। बाहर की दीवारों के चारों तरफ लाल रंग की अजीब वाइन्स फैली हुई हैं और गेट पर 2 मंजिला इमारत जितना बड़ा एक जायंट ज़ॉम्बी पहरा दे रहा है। वांग जंग, ली फेंग और जांग हाई तीनों के चेहरे एकदम बदल गए। जांग हाई ने घबराकर कहा, तो ज़ॉम्बी किंग का बेस इसी फार्म में है। गेट पर खड़ा वह मॉन्स्टर कम से कम 3rd ईयर टैंक टाइप ज़ॉम्बी तो जरूर होगा। उसकी डिफेंस देकर ही डर लग रहा है। हंटर ईगल ने आगे कहा, फार्म के अंदर भी कई विशाल इवॉल्वर ज़ॉम्बीज पेट्रोल कर रहे हैं। उनकी ऑरा बहुत पावरफुल है। कम से कम 4-5 ज़ॉम्बीज 3rd ईयर के हैं, लेकिन ब्लैक ईगल ज्यादा नीचे नहीं उड़ सकती, इसलिए मैं पूरा फार्म नहीं देख पाया। ली फंग ने पूछा, अब क्या करें, सीधे हमला कर दें? वांग जंग ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, हमें अभी पूरी सिचुएशन नहीं पता। बिना तैयारी हमला करना सुइसाइड होगा। पहले सारी इंटेलिजेंस बेस भेजते हैं। हाई कमांड तय करेगा कि आगे क्या करना है। और बाहर जो लाल वाइन्स हैं वे मुझे बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही। शायद वह ज़ॉम्बी किंग की म्यूटेटेड प्लांट डिफेंस है। जांग हाई ने पूछा, और वह रहस्यमयी छोटी लड़की? वांग जंग ने गंभीर आवाज में कहा, अगर ज़ॉम्बी किंग का बेस यही है तो वह लड़की भी यही होगी। लेकिन इस समय हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वह लड़की नहीं बल्कि खुद ज़ॉम्बी किंग है। अगर हमने उसे अलर्ट कर दिया तो हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तीनों ने चर्चा के बाद फैसला किया कि अभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने फार्म की लोकेशन, डिफेंस और सारी जानकारी कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए तुरंत जांघाई सर्वाइवर बेस भेज दी और हाई कमांड के अगले आदेश का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में यह रिपोर्ट हाईएस्ट कमांडर तक पहुंच गई। मीटिंग रूम का माहौल एक बार फिर बेहद गंभीर हो गया। एक ऑफिसर खड़ा होकर बोला, सर, वांग जंग की टीम ने लोकेशन कंफर्म कर दी है। फार्म की सिक्योरिटी बेहद मजबूत है। वहाँ कम से कम कई 3rd ईयर या उससे ऊपर के इवॉल्वर ज़ॉम्बीज मौजूद हैं और फार्म की बाहरी दीवार के चारों तरफ एक अज्ञात म्यूटेटेड प्लांट से बनी उस डिफेंस लाइन की जानकारी सुनकर मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग गंभीर हो गए। हाईएस्ट कमांडर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, हमारे बेस में इस समय कितने 3rd ईयर इवॉल्वर्स हैं? जवाब मिला, 10
से भी कम, और वे भी अलग अलग जिम्मेदारियों पर तैनात हैं। उन सबको एक साथ बुलाना लगभग नामुमकिन है। मीटिंग रूम फिर से खामोश हो गया। सभी अच्छी तरह जानते थे कि बेस की मौजूदा ताकत से कई थर्ड ईयर ज़ॉम्बीज द्वारा सुरक्षित ऐसे बेस पर सीधा हमला करना सुइसाइड से कम नहीं होगा। आखिरकार हाईएस्ट कमांडर ने फैसला सुनाया, फिलहाल निगरानी बढ़ाई जाए, ज़ॉम्बी किंग की रोजमर्रा की गतिविधियां, उसकी असली ताकत और उसकी लिमिट का पता लगाया जाए। साथ ही इंपीरियल कैपिटल को तुरंत रिपोर्ट भेजकर रीइंफोर्समेंट मांगी जाए। इसके अलावा हमारे अपने हाई टियर रिवॉल्वर्स की ट्रेनिंग भी तेज की जाए। इंपीरियल कैपिटल की मदद आने तक किसी भी हालत में दुश्मन को अलर्ट नहीं करना है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फार्म के गेट पर पहरा देने वाला अर्बैंग अब पहले ही 4th ईयर तक पहुंच चुका था। अगर मुझे भी जोड़ लिया जाए तो चिंग शुई फार्म में कुल 6 4th ईयर कॉम्बैट पावर मौजूद थी, जबकि इंसान अभी भी मेरी ताकत को सिर्फ 3rd ईयर के हिसाब से आंक रहे थे। चिंग शुई फार्म में मैं पूरे दिन म्यूटेटेड बीस्ट्स का शिकार करके शाम को घर लौटा और चीकी के लिए स्वादिष्ट डिनर तैयार किया। चीकी खुशी खुशी खाना खाने लगी। उसके होंठों के किनारे चावल के कुछ दाने चिपक गए थे और वह मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। दूसरी तरफ सुमुचिन भी चुपचाप वही खाना खा रही थी जो चीकी रोज उसे लाकर देती थी। खाते खाते वह चोरी चोरी मुझे देखती रही और मन ही मन शॉक हो गई। ये ज़ॉम्बी किंग फिर से इतना बदल गया है, अगर ध्यान से न देखो तो बिल्कुल इंसान लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिर में यह फिर से पूरी तरह इंसान बन जाएगा। ये सोचकर उसके मन में एक बेहद चौंकाने वाला अंदाजा पैदा हुआ। उसी रात चीकी अचानक सुमुचिन के पास आई और गंभीर आवाज में पूछा, अगर कोई इंसान मेरे पापा को मारने आए तो तुम किसका साथ दोगी? सुमुचिन काफी देर तक चुप बैठी रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। चीकी ने दोबारा वही सवाल नहीं दोहराया। वह मुड़कर जाने लगी और बस इतना कह गई, छोड़ो, तुमसे पूछकर भी कोई फायदा नहीं। सुमुचिन बेबस होकर बिस्तर पर बैठ गई। वह चीकी की जाती हुई पीठ को देखती रही और उसके मन में अजीब उथल पुथल मच गई। इंसानों और ज़ॉम्बी किंग का एक दिन आमना सामना होना तय था, लेकिन फिर उसे पुलिस स्टेशन की घटना याद आई, इंसानों की बिट्रेयल याद आई और फिर इस फार्म की जिंदगी याद आई जहां हर दिन चीकी उसे खाना खिलाती थी, उससे बातें करती थी। ज़ॉम्बी किंग ने उसे चेन से बांध जरूर रखा था, लेकिन कभी सच में उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। अचानक उसे खुद पर हंसी आने लगी। वह वापस लेट गई और स्लाइड की तरफ देखते देखते पूरी रात सो नहीं सकी। इसी दौरान फार्म से कई दर्जन किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर वांगजंग की म्यूटेटेड ब्लैक ईगल अब भी चिंग शुई फार्म पर लगातार नजर रखे हुए थी। अचानक हंटर ईगल ने आंखें खोली और रिपोर्ट दी, कमांडर वांग, फार्म से फिर वही ट्रक निकला है। इस बार भी हुआंगलोंग माउंटेन की तरफ जा रहा है। वांगजंग ने शांत स्वर में आदेश दिया, नजर बनाए रखो, उसकी रोज की मूवमेंट नोट करो, कब निकलता है, कौन सा रूट लेता है, कब लौटा है, सब रिकॉर्ड करो और कोशिश करो कि फार्म के अंदर का कोर एरिया भी साफ दिखाई दे। सबसे जरूरी बात, उस ज़ॉम्बी किंग का असली शरीर आखिर है कहाँ? आसमान में ब्लैक ईगल बिना आवाज किए गोल गोल चक्कर लगाती रही और फार्म की हर गतिविधि पर नजर रखती रही। उधर युन रुओक्शुए खुशी खुशी झूले पर बैठकर झूल रही थी। उसकी सफेद ड्रेस हवा में लहरा रही थी और उसके मासूम चेहरे पर चमकती मुस्कान थी। स्लाइड के पास बैठी सुमुचिन ने मुस्कुराकर पूछा, चीकी, आज तुम आखिर बाहर आ ही गई, लगता है सब ठीक हो गया? युन रुओक्शु ने सिर हिलाकर कहा, अब अगर जांघाई सर्वाइवर बेस के लोग फार्म पर हमला करने भी आए तो वे सिर्फ मरने आएंगे। सुमुचिन ने हल्की उम्मीद के साथ पूछा, तो अब से तुम रोज बाहर खेलने आओगी ना? वह पूरे दिन अम्यूजमेंट पार्क में अकेले रहकर बुरी तरह ऊब चुकी थी। युन रुओक्शुए ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह जानती थी कि अगर उसे भविष्य की इस शक्तिशाली पुलिस ऑफिसर को पूरी तरह अपने पक्ष में करना है तो पहले उसके साथ भरोसा और अपनापन बनाना होगा। तभी सुमुचिन अचानक गंभीर होकर बोली, मैं तुम्हारा और तुम्हारे पापा का साथ दूंगी। युन रुओक्शुए कुछ पल के लिए चौंक गई। उसे तुरंत याद आया कि यह उसी सवाल का जवाब था जो उसने कुछ दिन पहले उससे पूछा था। यह जवाब उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था, क्योंकि सुमुचिन हमेशा गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रही थी और सर्वाइवर्स की रक्षा को अपनी जान से भी ज्यादा जरूरी मानती थी। युन रुओक्शुए ने हैरानी से पूछा, क्यों? तभी सुमुचिन ने धीरे से कहना शुरू किया, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सुमुचिन ने धीरे से कहा। उसके मुताबिक ज़ॉम्बी किंग के अंदर अब भी इंसानी सोच बाकी थी। उसने कभी बेवजह किसी इंसान का कत्ल नहीं किया था और चीकी जैसी सबसे बड़ी चिंता उसके पास थी, इसलिए ज़ॉम्बी किंग खुद से किसी पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर इंसानों ने चीकी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कोई नहीं जानता था कि ज़ॉम्बी किंग पागल हो जाएगा या नहीं। इसी समय ब्लैक ईगल उस ट्रक का पीछा करते हुए जांगनन सिटी से बाहर फार्म के ऊपर पहुंच गई। हंटर ईगल ने ईगल विजन से पूरा फार्म साफ साफ देख लिया, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की हुई कि वही रहस्यमयी छोटी लड़की झूले पर खेल रही थी और उसके पास एक इंसानी औरत स्लाइड के सहारे बैठकर उससे बातें कर रही थी। उसने तुरंत रिपोर्ट दी, कैप्टन, मैंने उस रहस्यमयी लड़की को ढूंढ लिया है। उसके साथ एक ह्यूमन वुमन भी मौजूद है। ये खबर सुनकर तीनों कैप्टन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वांग लेई ने गंभीर आवाज में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि यही छोटी लड़की असली ज़ॉम्बी किंग हो? तभी युन रुओक्शु को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। उसने चुपचाप अपनी टेलीकिनेसिस चारों तरफ फैला दी और तुरंत फार्म के ऊपर चक्कर लगाती ब्लैक ईगल को पकड़ लिया। उसने एक नजर में समझ लिया कि यह कोई जंगली म्यूटेटेड बीस्ट नहीं बल्कि किसी इवॉल्वर की कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है। युन रुओक्शुए तुरंत समझ गई कि जंग हाई बेस ने फिर से लोगों को भेजा है। उसने बिना देर किए टेलीकिनेसिस अटैक किया। एक अदृश्य एनर्जी एरो सीधे ब्लैक ईगल के दिमाग में जा घुसा। ब्लैक ईगल लड़खड़ा गई। हंटर ईगल को लगा कि वह थक गई है, इसलिए उसने तुरंत उसे वापस बुला लिया। युन रुओक्शु हल्का सा मुस्कुराई और तुरंत एक छोटी स्पैरो को कंट्रोल करके उसके पीछे भेज दिया। स्पैरो लगातार
लगातार उनका पीछा करती रही और आखिरकार शहर के बाहर एक गहरी खाई में छिपी 3 इवॉल्वर टीम्स तक पहुंच गई। स्पैरो के जरिए युन रुओक्शु ने उनकी पूरी नाइट अटैक प्लान सुन ली। उसे सबसे मजेदार बात यह लगी कि वे सभी उसे ही ज़ॉम्बी किंग समझ बैठे थे। वापस लौटे ही वह दौड़कर मेरे पास आई और आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोली, पापा मैंने अभी उड़ने वाले इंसान देखे। मैंने तुरंत समझ लिया कि ह्यूमन इवॉल्वर्स ने फार्म ढूंढ लिया है। चीकी से सारी बात कंफर्म करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि फार्म अब एक्सपोज हो चुका है। अचानक सामने आए इन इवॉल्वर्स ने मुझे गंभीर कर दिया। मैंने तुरंत अपनी पूरी ज़ॉम्बी आर्मी वापस बुला ली। चारों 4th ईयर ज़ॉम्बी पपेट्स को हाउस के आसपास चीकी की सुरक्षा में तैनात कर दिया। सुमुकिन ने भी माहौल में बदलाव महसूस कर लिया। उसने पूछा, चीकी क्या हुआ? युन रुओक्शु ने शांत स्वर में जवाब दिया, ह्यूमन इवॉल्वर्स परेशानी पैदा करने आ रहे हैं। और क्या? सुमुचिन बोली, क्या तुम अपने पापा से कह सकती हो कि मेरी चेन खोल दें? मैं भी लड़ाई में मदद कर सकती हूँ। युन रुओक्शु मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, अभी इसकी जरूरत नहीं, मेरे पापा अकेले ही काफी हैं। रात गहराते ही मैं लिविंग रूम में आंखें बंद करके बैठ गया और ज़ॉम्बी पपेट्स की विजन से फार्म के अंदर बाहर हर जगह नजर रखने लगा। फार्म से लगभग 2 किलोमीटर दूर जंगल में तीनों इवॉल्वर टीम्स आखिरकार सामने आ गईं। वोंग लेई ने गंभीर आवाज में कहा, सामने ही टारगेट है, सब लोग सावधान रहो। लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि पेड़ की शाखा पर बैठी एक छोटी हनी बी उनकी हर हरकत देख रही थी। युन रुओक्शु की आंखों में तिरस्कार चमका। आखिर आ ही गए। जैसे ही तीनों टीम्स ब्लड थर्स्टी डीमन वाइन्स की दीवार के पास पहुंची और वाइन्स काटने के लिए झुकी, अचानक ब्लड थर्स्टी डीमन वाइन्स बिजली की तरह निकली और 3 लोगों के शरीर आर पार कर दिए। उनकी ब्लड एसेंस और फ्लैश पागलों की तरह चूसने लगी। बुरा हुआ, इन वाइन्स में गड़बड़ है, वांग लेई चिल्लाया। लेकिन तब तक 5 लोग वाइन्स के अंदर खींचे जा चुके थे। केओस के दौरान कई और लोग वाइन्स से आर पार हो गए। उसी समय मैंने भी ज़ॉम्बी पपेट्स की विजन से इंट्रूडर्स को देख लिया। मैंने मन ही मन कहा, अच्छा तो मरने का इतना ही शौक है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मैंने 4th ईयर ज़ॉम्बी पपेट्स को रेजिडेंशियल एरिया की तरफ भेज दिया। सबसे पहले एरपैंग और टायरेंट नंबर 1 हमला करते हुए निकले। एरपैंग ने अपनी विशाल लाठी पूरी ताकत से नीचे मारी और सबसे आगे खड़े इवॉल्वर को उसकी रॉक शील्ड समेत चकनाचूर कर दिया। फायर नंबर 1 ने दोनों हाथ उठाए और आसमान से दर्जनों विशाल फायर बॉल्स बरस पड़े। 4 धीमे इवॉल्वर्स वहीं आग में जलकर खत्म हो गए। बाकी 6 लोग एक्सप्लोजन से दूर जा गिरे और उनके शरीर बुरी तरह झुलस गए। अर्थ नंबर 1 ने तुरंत विशाल अर्थ वॉल खड़ी करके बचे हुए लोगों को अंदर कैद कर दिया। दीवार के अंदर स्टोन स्पाइक्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। एक इवॉल्वर दीवार फांद कर भागने की कोशिश कर रहा था कि बाहर खड़े फायर नंबर 1 ने एक फायर बॉल से उसे हवा में ही खत्म कर दिया। कैप्टन ली किसी तरह दीवार पार करके भाग निकला, लेकिन बाहर इंतजार कर रहे टायरेंट नंबर 1 ने एक ही पंच में उसे जमीन के अंदर गाड़ दिया। किसी ने घबराकर कहा, कैप्टन लिन और बाकी सब शायद मारे गए, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी कि एक इवॉल्वर अपनी क्लोन एबिलिटी की मदद से असली शरीर बचाकर वहां से निकल चुका था। युन रुओक्शु ने ब्लड वाइन्स की विजन से देखा कि एक बॉडी वाइन्स ने नहीं निकली थी। उसने भौहें सिकोड़ ली तो एक बच निकला, शायद क्लोन एबिलिटी की वजह से। लेकिन उसने मुस्कुराकर सोचा कि दुश्मन अभी भी उसकी असली ताकत नहीं जानता। ऊपर से वे अब भी उसे ज़ॉम्बी किंग समझ रहे हैं। अगली लड़ाई में यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनेगी। उसी रात सुमुकिन बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं इंसानों को ज़ॉम्बी किंग पर हमला करने से रोक सकूं और दोनों के बीच पीस करा सकूं तो। दूसरी तरफ जांगहाई बेस में खबर पहुंची कि तीनों एलीट टीम्स पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। रिपोर्ट देने वाला कांपती आवाज में बोला, ज़ॉम्बी किंग के अधीन कई 4th ईयर इवॉल्वर ज़ॉम्बीज हैं और वहां की डीमन वाइन्स भी इंसानों पर हमला करती हैं। ये सुनते ही हाईएस्ट कमांडर ने तुरंत इंपीरियल कैपिटल से इमरजेंसी रीइंफोर्समेंट मांगने का फैसला कर लिया। बाद में युन रुओक्शु ने मुझे मना लिया और मैंने सुमुचिन की चेन खोल दी। सुमुचिन ने कहा कि वह मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। लिविंग रूम में बैठते ही उसने सीधे पूछा, ज़ॉम्बी किंग तुम्हारे अंदर अब भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है ना? उसकी बात सुनकर मेरी नजर ठंडी हो गई। यही मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट था। मैंने कागज पर लिखा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, आगे बोलो। सुमुचिन ने गहरी सांस ली और कहा, चीकी आखिर इंसान है, क्या तुम सच में चाहते हो कि वह पूरी जिंदगी ज़ॉम्बीज के बीच रहे? उसकी यह बात सुनकर मैं कुछ देर चुप हो गया। फिर उसने एक और सवाल पूछा, अगर एक दिन मैं ह्यूमन रेस की लीडर बन गई तो क्या तुम इंसानों के साथ पीस से रहोगे? उसकी यह बात सुनकर मैं और युन रुओक्शु दोनों कुछ पल के लिए शांत रह गए। मैंने मना नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना लिखा, जब सच में ह्यूमन लीडर बन जाओगी तब इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन युन रुओक्शु ने जानबूझकर मेरे सामने अपनी ताकत का एक हिस्सा दिखाने का फैसला किया ताकि मैं सुमुचिन पर भरोसा कर सकूं। वह खुशी से बोली, पापा लगता है मेरी सुपर पावर जाग गई है। इतना कहकर वह पूरे कमरे में उड़ने लगी। मैं बेहद खुश हो गया। चीकी अब एक इवॉल्वर बन चुकी थी। मैंने उसी दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसे आयरन नेल्स से अटैक प्रैक्टिस करवाई और पॉइजन नीडल्स हिडन वेपन के रूप में इस्तेमाल करना सिखाया। चीकी अब मेरी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड बन चुकी थी। इसी बीच जांगहाई बेस को आखिर इंपीरियल कैपिटल का जवाब मिल गया। उन्होंने स्काई टीम को सपोर्ट के लिए भेजा। स्काई टीम के सभी सदस्य 3rd ईयर फ्लाइंग इवॉल्वर्स थे। 5 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन तेज रफ्तार से फार्म के ऊपर पहुंची और उन्होंने फार्म पर भीषण बॉम्बिंग शुरू कर दी। मैं गुस्से से चिल्लाया, धत तेरे की, मेरा फार्म! लेकिन मेरे 4th ईयर ज़ॉम्बी पपेट्स बिल्कुल सुरक्षित रहे। फायर नंबर 1 और फायर नंबर 2 विशाल फायर जायंट्स में बदल गए और उन्होंने पूरे आसमान को ढक लेने वाला फायर नेट बना दिया, जिससे स्काई टीम हवा में ही फंस गई। अनडाइंग नंबर 1 ने ब्लड लाइटनिंग ऑर्ब्स और ब्लड डिवाइन लाइट का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया, जबकि टायरेंट नंबर 1 ने अपने क्लॉज से लगातार भागने की कोशिश कर रहे इवॉल्वर्स को खत्म करना शुरू कर दिया। युन रुओक्शुए ने छिपकर अपनी टाइम कंट्रोल एबिलिटी और पॉइजन नीडल्स की मदद से हाउस की तरफ बढ़ने वाले कई दुश्मनों को मार गिराया। सु मुचिन ने अपनी जान की परवाह किए बिना चीकी की रक्षा की। उसके पेट में हमला हुआ और वह खून से लथपथ जमीन पर गिर गई, लेकिन कुछ ही देर में वह दोबारा जीवित होकर फिर लड़ाई में कूद पड़ी। आखिरकार 3 एलीट टीम्स और स्काई टीम पूरी तरह खत्म हो गई। सिर्फ वही इवॉल्वर बच निकला जिसके पास क्लोन एबिलिटी थी। फार्म पूरी तरह तबाह हो चुका था। मैंने फैसला किया कि अब इसे दोबारा नहीं बनाऊंगा। यह जगह अब सुरक्षित नहीं रही। मैंने कागज पर लिखा, चीकी, अब से जहां हम जाएंगे वही हमारा घर होगा। सु मुचिन ने भी हमारे साथ चलने का फैसला किया। फार्म छोड़ने के बाद हमारा कॉन्वॉय दक्षिण की तरफ बढ़ा और आखिरकार नॉर्थ सिटी पहुंच गया। वहां मैंने ज़ोंबी आर्मी के साथ पूरे शहर के इवॉल्वर ज़ोंबीज का सफाया कर दिया। इसी दौरान वहां कब्जा जमाए ड्रैगन टाइगर गैंग को भी खत्म कर दिया, लेकिन गैंग का सेकंड लीडर जंग छिंग और एक फ्लाइंग इवॉल्वर किसी तरह बच निकले और नॉर्थ सिटी बेस पहुंचकर मेरी खबर दे दी। नॉर्थ सिटी के सारे इवॉल्वर ज़ोंबीज खत्म करने के बाद हमने फिर यात्रा शुरू की। 5th ईयर में ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरी मेंटल पावर विस्फोट की तरफ बढ़ गई। मेरा कंट्रोल रेंज 50 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया और मैं एक साथ बड़ी संख्या में 4th ईयर ज़ॉम्बी पपेट्स को कंट्रोल कर सकता था। मेरे अधीन अब 3 5th ईयर ज़ॉम्बी पपेट्स भी थे, लेकिन शानचुआन सिटी बिल्कुल अलग निकला। वहां हर तरफ सिर्फ म्यूटेटेड फियर्स बीस्ट्स ही दिखाई देते थे। मैं अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ पूरे शहर में उनका शिकार करता रहा और बड़ी संख्या में गोल्ड कोर्स हासिल किए। बाद में मैंने कंग्युए माउंटेन पर कब्जा जमाए बीस्ट किंग कल्ट का भी सफाया कर दिया। उनकी केव से मुझे ढेर सारी सप्लाईज और वेजिटेबल्स मिली। मरने से पहले बीस्ट किंग कल्ट के एक प्रोटेक्टर ने बताया कि उनका कल्ट लीडर किसी 5th ईयर म्यूटेटेड बीस्ट को अपने कंट्रोल में करने गया है। यह सुनकर मैं सतर्क हो गया। ज्यादा समय नहीं बीता और बीस्ट किंग कल्ट का लीडर हुआंग शुआन खुद मेरे सामने आ पहुंचा। अपोकलिप्स से पहले वह सिर्फ सूद पर पैसे देने वालों का एक मामूली गुंडा था, लेकिन बीस्ट टेमिंग एबिलिटी जागने के बाद वह तेजी से ताकतवर बन गया। उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन को अमीर और ताकतवर लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था, इसलिए वह अपनी थंडर रोर पावर की मदद से शानचुआन बेस को तबाह करना चाहता था। हुआंग शुआन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हमारा दुश्मन एक ही है, हमारे साथ हाथ मिला लो। लेकिन सु मुचिन ने बिना एक पल गंवाए साफ मना कर दिया, सॉरी, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हुआंग शुआन को सीधा इनकार मिल गया। उसी रात उसने बदला लेने के लिए अपनी म्यूटेटेड पेंगोलिन को जमीन के नीचे से भेजकर चीकी पर हमला करवाया, लेकिन युन रुओक्शुए ने एक ही वार में पेंगोलिन को मार डाला। यह देखकर हुआंग शुआन डर के मारे भाग निकला और भागते भागते उसने हमारी लोकेशन जांगहाई बेस को बता दी। शानचुआन सिटी में युन रुओक्शुए सफलतापूर्वक 5th ईयर तक ब्रेक थ्रू कर गई। उसकी टेलीकिनेसिस अब इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि वह सॉलिड साइकिक नीडल्स बनाकर दीवारों को भी आर पार कर सकती थी। उसकी टाइम कंट्रोल एबिलिटी भी टाइम लॉ तक पहुंच गई थी, जिससे वह किसी भी टारगेट को पल भर में बूढ़ा और कमजोर बना सकती थी। दूसरी तरफ सु मुचिन भी कल्टीवेशन टेक्निक और लगातार बैटल एक्सपीरियंस की वजह से 4th ईयर तक पहुंच गई। एक दिन युन रुओक्शुए मुस्कुराकर बोली, आंटी जाओ, अब से आपका निकनेम ब्लैक बुल नाइट होगा। सु मुचिन तुरंत भड़क गई, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी समय इंपीरियल कैपिटल ने अपनी सबसे ताकतवर ट्रम्प कार्ड टीम सोरिंग ड्रैगन टीम को भेजा। ये वही टीम थी जिसने पहले एक ज़ॉम्बी किंग को मार गिराया था। उनकी सबसे बड़ी ताकत ही जाओ बिंग, जो अपनी डिस्गाइज एबिलिटी से किसी भी इंसान या जीव का रूप धारण कर सकता था। उनकी प्लान पहले जैसी ही थी, बाहर से हमला करके ध्यान भटकाना और जाओ बिंग को ज़ॉम्बी बनाकर अंदर भेजना, ताकि वह असली ज़ॉम्बी किंग को ढूंढकर एक ही वार में खत्म कर दे। एक रात युन रुओक्शुए ने आखिर हिम्मत जुटाई और मेरे सामने अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बता दिया, पापा, दरअसल मुझे टाइम कंट्रोल आता है। इतना कहकर उसने अपनी पावर दिखाई। एक हरा पौधा पल भर में सूकर मुरझा गया और स्नेक मीट का टुकड़ा देखते ही देखते सूकर पत्थर जैसा कठोर हो गया। मैं शॉक में था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, उसने एक और चौंकाने वाली बात कह दी, पापा, मैं पहले ही 5th ईयर इवॉल्वर बन चुकी हूँ। मैं कुछ देर तक बिल्कुल चुप खड़ा रह गया। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। मेरे लिए बस इतना काफी था कि वह मेरी बेटी है। युन रुओक्शुए मुस्कुराकर बोली, पापा, अब से मैं आपकी रक्षा करूंगी। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी ऊपर उठाई और चमकती मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरा दिल गर्व और खुशी से भर गया। कुछ समय बाद हमारा कॉन्वॉय लिजियांग सिटी पहुंच गया। हमेशा की तरह मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स को गोल्ड कोर्स इकट्ठा करने के लिए भेज दिया, लेकिन लिजियांग बेस ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज रिएक्शन दिया। उन्होंने अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स भेजकर हेंगे कम्युनिटी पर जबरदस्त हमला कर दिया। फायर नंबर 1 अपनी फायर स्पिरिट बॉडी की वजह से फिजिकल अटैक्स से पूरी तरह इम्यून था, लेकिन सेल्फ प्रोपेल्ड ग्रेनेड कैनन्स की बॉम्बार्डमेंट ने मुझे भी चौंका दिया। ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर युन रुओक्शु गुस्से से भर उठी। उसने चिल्लाकर कहा, कोई भी मेरे पापा को चोट नहीं पहुंचाएगा। उसकी टाइम कंट्रोल पूरी ताकत से फूट पड़ी। उसने अपनी टेलीकिनेसिस से सभी शेल्स को हवा में रोकर उसी रास्ते वापस भेज दिया। अगले ही पल पूरा हैवी आर्टिलरी बटालियन अपने ही बॉम्बार्डमेंट में खत्म हो गया। जो लोग किसी तरह बचे वे जान बचाकर भागने लगे, लेकिन मेरी ज़ॉम्बी आर्मी ने उनका पीछा करके लगभग सबको खत्म कर दिया। सिर्फ एक इवॉल्वर अपनी टेलीपोर्ट एबिलिटी से कमांडर को लेकर भागने में सफल हुआ। इस लड़ाई में लिजियांग बेस की अटैक फोर्स लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई। मैंने युन रुओक्शुए की डरावनी ताकत अपनी आंखों से देखी और मेरा दिल गर्व से भर गया। उसके एक बार अटैक करने भर से इंसानों की पूरी आर्मी बिखर गई। यहाँ तक कि मेरे अधीन कोई भी 5th ईयर ज़ॉम्बी पपेट शायद अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसी समय बहुत दूर आसमान में सोरिंग ड्रैगन टीम के हेलीकॉप्टर्स शानचुआन सिटी की तरफ उड़ रहे थे। जाओ
बिंग अपनी तलवार साफ करते हुए आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। कैप्टन, निश्चिंत रहिए, इस बार मिशन जरूर पूरा होगा। लिजिंग की लड़ाई खत्म होने के बाद मैं लिविंग रूम के सोफा पर बैठा ज़ॉम्बी पपेट्स की विजन से चारों तरफ नजर रख रहा था। युन रुओक्शुए मेरे पास आकर गंभीर स्वर में बोली, पापा अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। मैंने सिर हिलाया। मैं पहले ही यही सो चुका था। भले ही लड़ाई हमने जीत ली थी, लेकिन हमारी लोकेशन अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी थी। सुमुचिन भी खिड़की के पास आकर बोली, हमें तुरंत निकलना होगा। लिजियांग बेस बहुत तेजी से एक्शन लेता है। अगर उन्होंने रीइंफोर्समेंट बुला ली तो हम चारों तरफ से घिर जाएंगे। आधे घंटे बाद हमारा कॉन्वॉय लिजियांग सिटी की मेन रोड से दक्षिण की तरफ निकल पड़ा। मैंने जानबूझकर ऐसी रूट चुनी जो बेस सिटी से दूर जाती थी। फ्लाइंग नंबर 1 की एरियल रिकॉनेसेंस से कंफर्म हो गया कि फिलहाल लिजियांग बेस की बची हुई फोर्सेस हमारा पीछा नहीं कर रही थी। कॉन्वॉय लगातार 2 घंटे तक फुल स्पीड से चलता रहा और आखिरकार लिजियांग सिटी की सीमा पार कर गया। युन रुओक्शुए ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, पापा अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने मैप खोलकर जांग प्रोविंस को ध्यान से देखा। दक्षिण में लिनान सिटी था और उसके आगे जांग प्रोविंस की सीमा खत्म हो जाती थी। मैंने मन ही मन सोचा कि पूरे जांग प्रोविंस के बेस सिटीज अब एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मेरी लोकेशन ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती, लेकिन अगर मैं प्रोविंस छोड़ दूं तो अलग अलग प्रोविंसेस के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज धीमा होगा। जब तक वे मेरी खबर पाएंगे मैं बहुत दूर निकल चुका होऊंगा। सुमुचिन हैरानी से बोली, प्रोविंस छोड़ देंगे? बहुत लंबा सफर होगा। युन रुओक्शुए ने मेरी तरफ से जवाब दिया, जितना दूर जाएंगे उतना अच्छा है। जांग प्रोविंस में रहे तो देर सवेर फिर ढूंढ लिए जाएंगे। सुमुचिन ने कुछ पल सोचा और फिर चुपचाप हामी भर दी। कॉन्वॉय दक्षिण की तरफ बढ़ता रहा। रास्ते में मैंने कई ज़ॉम्बीज का शिकार करके गोल्ड कोर्स भी इकट्ठा की। शाम होने पर हम एक छोड़े हुए पेट्रोल पंप के पास रुके और वहीं कैंप लगाया। बॉनफायर जल उठा। सुमुचिन ने चीकी की प्लेट में ग्रिल्ड रिब्स का एक टुकड़ा रखा और खुद बियर की लंबी घूंट ली। वह मुस्कुराकर बोली, चीकी तुम्हारे पापा अपोकलिप्स से पहले कहीं शेफ तो नहीं थे? युन रुओक्शुए हंस पड़ी, हो भी सकते हैं। मैं सामने की सीट पर बैठा मैप देखता रहा। यहाँ से जांग प्रोविंस की बॉर्डर लगभग 200 किलोमीटर दूर थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लिनन सिटी। पूरा शहर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। उसे बाईपास करना लगभग नामुमकिन था। हमें शहर के बीच से ही गुजरना पड़ता और वहाँ निश्चित रूप से एक सर्वाइवर बेस मौजूद होगा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। अगर लिजियांग बेस ने पहले ही वार्निंग भेज दी होगी तो लिनन बेस पूरी तैयारी के साथ हमारा इंतजार कर रहा होगा। ऐसे में सिटी क्रॉस करना शायद एक और बड़ी लड़ाई में बदल जाए। युन रुओक्शुए ने मेरे चेहरे का तनाव पढ़ लिया। वह दौड़कर कार विंडो के पास आई और मैप देखने लगी। पापा आप लिनन सिटी के बारे में सोच रहे हैं, है ना? मैंने हल्का सा सिर हिलाया। उसने अपनी छोटी मुट्ठी कसते हुए मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। उसकी मासूम बात सुनकर मैं हंस पड़ा और प्यार से उसके गाल दबा दिए। लेकिन उसी शांत पल में फ्लाइंग नंबर 1 की विजन से मैंने उत्तर दिशा के आसमान में कई छोटे काले बिंदु तेज रफ्तार से हमारी तरफ आते देखे। मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ये लिजियांग बेस के हेलीकॉप्टर्स नहीं है। मैंने तुरंत एक नोट लेकर सुमुचिन की तरफ फेंका, चीकी को लेकर तुरंत कार में बैठो। सुमुचिन ने बिना कुछ पूछे युन रुओक्शुए को उठाया और कार की तरफ दौड़ पड़ी। युन रुओक्शुए ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ये हेलीकॉप्टर्स लिजियांग के नहीं है। सुमुचिन का चेहरा भी बदल गया, लेकिन वे हेलीकॉप्टर्स कुछ किलोमीटर दूर आसमान में चक्कर लगाने के बाद अचानक हमारी नजरों से गायब हो गए। फिर भी मैंने सतर्कता नहीं छोड़ी। मैंने फ्लाइंग नंबर 1 को चुपचाप उनका पीछा करने भेज दिया। उसकी विजन से मैंने देखा कि 7 पूरी तरह आर्म्ड सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। सबसे आगे खड़ा क्रू कट वाला आदमी 4th ईयर ऑरा छोड़ रहा था। सातों वहीं उतरकर तुरंत कैंप लगाने लगे। उन्हें देखते ही मेरे मन में एक ही ख्याल आया, ये लोग बिल्कुल साधारण नहीं है। या तो किसी बड़े सर्वाइवर बेस की एलीट फोर्स है या फिर इंपीरियल कैपिटल से आए हैं। इंपीरियल कैपिटल का नाम आते ही मेरे मन में खतरे की घंटी बज उठी। चिंग शुई फार्म में मैंने स्काई टीम का पूरी तरह सफाया कर दिया था, इसलिए इस बार आने वाली टीम शायद इंपीरियल कैपिटल की दूसरी ट्रम्प कार्ड टीम थी। मैंने फिलहाल कोई एक्शन न लेने का फैसला किया। फ्लाइंग नंबर 1 को उनकी हर हरकत पर नजर रखने का आदेश दिया और कन्वॉय की सभी गाड़ियों के इंजन बंद करवा दिए ताकि हम अंधेरे में पूरी तरह छिपे रहें। सातों लोगों ने कैंप लगाया। वे बार बार मैप और डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे। उनकी हरकतों से साफ था कि वे किसी खास मिशन पर आए हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता था। वे सीधे हमें ढूंढने आए थे। युन रुओक्शुए भी नहीं सोई। वह पीछे की सीट पर बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी। उसने मेरी बेचैनी महसूस की और पूछा, पापा कुछ हुआ है? मैंने कागज पर लिखा, उत्तर दिशा में 7 लोगों की एक एलीट टीम आई है। उनके पास बेहतरीन इक्विपमेंट है। शायद इंपीरियल कैपिटल से आए हैं और शायद हमें ढूंढ रहे हैं। युन रुओक्शुए ने पढ़ते ही भौहें सिकोड़ ली। अगर वे इंपीरियल कैपिटल की ट्रम्प कार्ड टीम है तो उनके पास जरूर कोई स्पेशल एबिलिटी वाला इवॉल्वर होगा। पिछली स्काई टीम पूरी फ्लाइंग टाइप थी, लेकिन इस बार शायद और भी खतरनाक लोग आए हों। यही बात मुझे भी सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी अचानक मैंने देखा कि 7 लोगों में से एक नौजवान अकेले कैंप छोड़कर पास के जंगल में चला गया। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, उसके शरीर की ह्यूमन ऑरा पल भर में ज़ॉम्बी ऑरा में बदल गई। उसी क्षण मुझे उनकी पूरी स्ट्रेटेजी समझ आ गई। वह इंसान खुद को ज़ॉम्बी की तरह डिस्गाइज कर सकता था। अगर मुझे पहले से इसका पता न होता तो वह आसानी से मेरी ज़ॉम्बी आर्मी में घुस जाता और सही मौका देकर मेरे पास पहुंचकर हमला कर देता। शायद पिछले ज़ॉम्बी किंग की मौत भी इसी तरीके से हुई होगी। मैंने तुरंत चीकी को सारी बात बता दी। युन रुओक्शुए ने पढ़ते ही गंभीर चेहरा बना लिया। ज़ॉम्बी बनकर घुसपैठ। उसके चेहरे से मासूमियत गायब हो गई और उसकी आंखों में तेज चमकने लगा। ऐसी एबिलिटी बहुत रेयर होती है। अगर उसकी डिस्गाइज पूरी तरह परफेक्ट हुई तो पापा आपकी मेंटल पावर भी शायद उसे पहचान न पाए। लेकिन अगले ही पल उसने शांत और आत्मविश्वास से कहा, मगर मैं पहचान सकती हूँ। उसने समझाया, टाइम कंट्रोल से मैं हर जीव की टाइम फ्लो
महसूस कर सकती हूँ। इंसानों और ज़ॉम्बीज की टाइम फ्लो अलग होती है। ज़ॉम्बी के शरीर में एजिंग रुक चुकी होती है, जबकि इंसान चाहे जितना भी डिस्गाइज कर ले, उसके शरीर का टाइम फ्लो सामान्य रहता है। अगर मैं ध्यान से महसूस करूं तो उसे जरूर पकड़ लूंगी। उसकी बात सुनकर मुझे काफी राहत मिली, लेकिन फिर भी मैं लापरवाह नहीं होना चाहता था। मैंने तुरंत प्लान बदल दिया। कागज पर लिखा, हम लिनन सिटी नहीं जाएंगे, माउंटेन रूट से प्रोविंस छोड़ेंगे। तभी सुमुचीन भी जा गई। उसने नोट पढ़ा और हैरानी से बोली, माउंटेन रूट, उससे तो कई दिन ज्यादा लग जाएंगे। मैंने लिखा, कुछ दिन ज्यादा लगना बेहतर है, बजाय एम्बुश में फंसने के। सुमुचीन ने हम दोनों के चेहरे देखे और बिना कुछ पूछे चुप हो गई। सुबह होने से पहले ही मैंने कॉन्वॉय को एक सुनसान माउंटेन रोड पर मोड़ दिया। रास्ता बेहद खराब था, लेकिन छिपने के लिए सबसे सुरक्षित था। हालांकि मैंने दुश्मन की ट्रैकिंग एबिलिटी को कम आंक लिया था। लगभग 3 घंटे बाद फ्लाइंग नंबर 1 से खबर मिली कि वह 7 लोगों वाली टीम भी अपना कैंप छोड़ चुकी है और दक्षिण की तरफ बढ़ रही है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनकी दिशा हमारी रूट के बिल्कुल पैरेलल थी। वे हमारा पीछा कर रहे थे। फ्लाइंग नंबर 1 की एरियल विजन से मैंने देखा कि एक म्यूटेटेड बर्ड बहुत ऊंचाई पर हमारे कन्वॉय के ऊपर चक्कर लगा रही थी। उसे मार गिराना आसान था, लेकिन ऐसा करने से दुश्मन अलर्ट हो जाता और शायद एम्बुश छोड़कर सीधे अटैक कर देता। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि अगर वे डिस्गाइज एबिलिटी से असैसिनेशन करना चाहते हैं तो मैं उसी चाल का इस्तेमाल उनके खिलाफ करूंगा। मैंने अपना पूरा प्लान युन रुओक्सुए और सू मूचिन को समझाया। युन रुओक्सुए तुरंत समझ गई। पापा, आपका मतलब है कि हम जानबूझकर उन्हें मौका देंगे ताकि वह डिस्गाइज एवॉल्वर कैंप के अंदर घुस आए और फिर हम एक ही बार में सबको खत्म कर दें। सू मूचिन थोड़ी घबराई हुई थी। यह बहुत रिस्की है। अगर उस डिस्गाइज्ड एवॉल्वर की एबिलिटी हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हुई तो? युन रुओक्सुए ने अपनी छोटी मुट्ठी कसते हुए मुस्कुराकर कहा, जब तक मैं हूँ वह कुछ नहीं कर पाएगा। सुमूचिन को कल की वह घटना याद आ गई जब युन रुओक्सु ने अकेले पूरे हैवी आर्टिलरी बटालियन के शेल्स पलट दिए थे। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। प्लान के मुताबिक शाम को हमने एक खुले रिवर वैली में कैंप लगाया। मैंने जानबूझकर सिर्फ कुछ कमजोर ज़ॉम्बी पपेट्स को खुले में तैनात किया और सभी हाई टियर ज़ॉम्बी पपेट्स को आसपास के जंगलों में छिपा दिया। बाहर से देखने पर पूरा कैंप बेहद कमजोर और लापरवाह लग रहा था। रात होते ही मैं बॉनफायर के पास बैठकर आराम करने का नाटक करने लगा, जबकि मेरी मेंटल पावर पूरे इलाके में फैली हुई थी। युन रुओक्सुए टेंट के अंदर सोती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी टाइम कंट्रोल लगातार हर चीज को महसूस कर रही थी। सू मूचिन सचमुच गहरी नींद में सो गई थी। आधी रात के करीब मेरी मेंटल पावर ने अचानक एक अजीब हरकत पकड़ ली। कैंप के बाहर से एक बिल्कुल साधारण ज़ॉम्बी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसका रूप बाकी ज़ॉम्बीज जैसा ही था, लेकिन उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा योजनाबद्ध थी। उसने पेट्रोल कर रहे ज़ॉम्बी पपेट्स से बचते हुए जानबूझकर सिक्योरिटी गैप चुना और सीधे कैंप के कोर एरिया की तरफ बढ़ने लगी। मैंने उसे नहीं रोका और ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वह ज़ॉम्बी धीरे धीरे कैंप के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गई। उसने बॉनफायर के पास बैठे हम लोगों पर नजर डाली और आखिरकार उसकी नजर जाकर टिक गई। उसके हाथ में एक शॉर्ट डैगर था और वह सीधे मेरी तरफ झपट पड़ा, लेकिन जैसे ही वह मुझसे लगभग 5 मीटर की दूरी पर पहुंचा, उसका पूरा शरीर अचानक वहीं रुक गया। युन रुओक्सुए टेंट से बाहर निकल कर आई। उसके चेहरे की मासूमियत गायब थी और उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। उसने शांत स्वर में कहा, जैसा सोचा था, यह इंसान है। ज़ॉम्बीज के शरीर में टाइम फ्लो नहीं होता, लेकिन इसके दिल की धड़कन अभी भी चल रही है। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और ध्यान से उसे देखने लगा। इस डिस्गाइज्ड इवॉल्वर की भेष बदलने की कला इतनी परफेक्ट थी कि उसके रूप, चाल और ऑरा में जरा भी कमी नहीं थी। अगर युन रुओक्सुए की टाइम कंट्रोल एबिलिटी न होती तो शायद मैं भी पहली नजर में उसे पहचान नहीं पाता। अगले ही पल मैंने अपनी मेंटल पावर फैलाई और आसपास के जंगलों में छिपे सभी 5th टियर ज़ॉम्बी पपेट्स को फुल अटैक का सिग्नल दे दिया। उसी समय कई किलोमीटर दूर 7 लोगों की एलीट टीम के कैंप में अचानक सबने आसमान से टूटे हुए किलिंग इंटेंट को महसूस किया। क्रू कट वाला लीडर चिन हेंग का चेहरा एकदम बदल गया। वह उछल कर खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, बुरा हुआ, ज़ोबिंग एक्सपोज हो गया, सभी लोग बैटल पोजीशन लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सबसे पहले फायर नंबर 1 की फायर स्पिरिट ब्लड फ्लेम्स वहां पहुंची। 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि उनके तीनों हेलीकॉप्टर्स विशाल फायर बॉल्स बनकर हवा में ही फट पड़े। उनकी वापसी का रास्ता उसी पल खत्म हो गया। एक इवॉल्वर घबराकर चिल्लाया, हमारी रिट्रीट रूट खत्म हो गई। तभी अनडाइंग नंबर 1 भी बैटलफील्ड में पहुंच गया। उसकी ब्लड लाइट ने एक इवॉल्वर को पूरी तरह घेर लिया जो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करने ही वाला था। अचानक उसका शरीर उसकी मर्जी के खिलाफ अनडाइंग नंबर 1 की तरफ खींचने लगा। अगले ही पल ब्लड स्पिरिट सर्पेंट ने उसके सीने को आर पार कर दिया और वह वहीं मर गया। उसी समय फ्लाइंग नंबर 1 आसमान से तेजी से नीचे उतरा और उसने अपना फ्लाइंग स्पिरिट डोमेन फैला दिया। पूरे इलाके पर एक विशाल स्फीयर जैसा डोमेन बन गया। उसके अंदर आते ही 2 इवॉल्वर्स के लॉन्ग रेंज अटैक्स अचानक स्लो हो गए और उनकी ताकत लगभग खत्म हो गई। लेकिन फ्लाइंग नंबर 1 के स्टील क्लॉज पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी तरफ चिन हेंग की एबिलिटी थी मेटलाइजेशन। उसका पूरा शरीर चांदी जैसी मेटल आर्मर से ढक गया था और उसकी डिफेंस बेहद मजबूत थी। अरपेंग ने अपनी विशाल लाठी पूरी ताकत से उसके ऊपर मारी। पहली चोट से आर्मर सिर्फ धंस गई लेकिन टूटी नहीं, मगर दूसरी चोट तुरंत उसके बाद पड़ी। इस बार पूरी मेटल आर्मर एक्सप्लोजन की तरह टूट गई। चिन हेंग के मुंह से खून निकल पड़ा और वह दूर जाकर गिरा, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही अनडाइंग नंबर 1 की ब्लड स्पिरिट सर्पेंट उसके पीछे पहुंच चुकी थी। अगले ही पल चिन हेंग की मौत हो गई। मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स की विजन से कंफर्म किया
कि 7 एलीट मेंबर्स पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं बचा। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। मैं वापस कैंप में आया और उस डिस्गाइज्ड इवॉल्वर को देखा जो अब भी टाइम स्टॉप में जमे हुए खड़ा था। मैंने पूछा, इसका क्या करें? तभी सुमुचिन भी शोर सुनकर जाग गई। वह जल्दी से कोट पहनकर बाहर आई और यह दृश्य देखकर शॉक रह गई। युन रुओक्शु ने बिना किसी भावना के कहा, इसे खत्म कर दो। उसने हाथ हल्का सा उठाया। एक साइकिक नीडल सीधा उस डिस्गाइज्ड इवॉल्वर के माथे में जा धंसा। उसी पल टाइम स्टॉप खत्म हो गया। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसका ज़ॉम्बी डिस्गाइज भी गायब हो गया। अब वह फिर से एक सामान्य इंसान जैसा दिखाई दे रहा था। सुमुचिन नीचे झुकी और उसकी बॉडी की चेस्ट पॉकेट से एक आइडेंटिटी कार्ड निकाला। उस पर साफ लिखा था, सोरिंग ड्रैगन टीम। यह देखकर मेरे मन में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन युन रुओक्शुए काफी देर तक उस आईडी कार्ड को चुपचाप देखती रही। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, जब इंपीरियल कैपिटल को पता चलेगा कि उनकी दोनों ट्रम्प कार्ड टीम्स पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, तब वे पापा को हाईएस्ट थ्रेट लेवल घोषित कर देंगे। उस दिन से हमारा पीछा कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। दोनों ट्रम्प कार्ड टीम्स का खत्म होना सिर्फ एक बात साबित करेगा कि ज़ॉम्बी किंग इंसानों के लिए पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। वे अब पीछे नहीं हटेंगे बल्कि अपनी ताकत और बढ़ाएंगे। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके इस प्रोविंस से निकलना होगा। मैंने कागज पर यही लिखा। उसी रात हमने बिना रुके तुरंत रवाना होने का फैसला किया। मैंने फ्लाइंग नंबर 1 को ऊंचे आसमान में लगातार रिकॉनेसेंस करने का आदेश दिया ताकि यह पक्का हो सके कि कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा। जब हम लिनन सिटी के बाहरी इलाके के पास पहुंचे तब मैंने फैसला किया कि अब हम सिटी को बाईपास नहीं करेंगे बल्कि सीधे उसके बीच से निकलेंगे। अगर बाईपास करते तो कम से कम 5 दिन और लग जाते और विल्डरनेस में 5 दिन ज्यादा रुकना मतलब 5 दिन ज्यादा खतरा। लिनन सिटी में भले ही ह्यूमन बेस्ड सिटी था, लेकिन पूरा सिटी बहुत विशाल था। अगर हम बेस सिटी से दूर वाला रूट चुनकर तेजी से निकल जाते तो पकड़े जाने की संभावना बहुत कम थी। मैंने पहले ही अपनी मेंटल पावर फैला दी और रास्ते के सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल में लेकर उन्हें कॉन्वॉय के लिए रास्ता खाली करने का आदेश दिया। पूरी कॉन्वॉय अंधेरे सिटी की सड़कों से बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ती रही। लगभग पूरा सिटी पार हो चुका था और सामने दक्षिणी एग्जिट दिखाई देने लगा। तभी फ्लाइंग नंबर 1 ने तुरंत इमरजेंसी इंफॉर्मेशन भेजी। सिटी के दक्षिणी एग्जिट वाले फ्लाईओवर पर मिलिट्री कॉन्वॉय खड़ी थी। कई आर्मर्ड व्हीकल्स और मिलिट्री ट्रक्स ने पूरे ब्रिज को ब्लॉक कर रखा था। ब्रिज के दोनों तरफ की ऊंची बिल्डिंग्स पर स्नाइपर्स भी तैनात थे। ये साफ तौर पर लिनन बेस सिटी की सेना थी। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वे पूरी तरह बैटल मोड में नहीं थे। शायद ज़ॉम्बी किंग की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उन्होंने मुख्य एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सिर्फ चेक पॉइंट्स बना रखे थे। युन रुओक्शु ने गंभीर होकर कहा, पापा अब यहाँ से निकलना संभव नहीं। अगर हम फोर्स से रास्ता बनाएंगे तो पूरा बेस सिटी हमारे पीछे पड़ जाएगा। मैं भी उससे सहमत था। मैंने तुरंत रूट बदल दिया। कॉन्वॉय ने मुड़कर एक सुनसान गली पकड़ी और पश्चिम की तरफ निकल गई। मैप देखकर मैंने फैसला किया कि हम सिटी के पश्चिमी इंडस्ट्रियल एरिया से निकलकर रिंग रोड के रास्ते बाहर जाएंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया की हालत बहुत खराब थी। जगह जगह गिरे हुए फैक्ट्री बिल्डिंग्स और छोड़ी गई व्हीकल्स रास्ता रोक रही थीं। लगभग 20 मिनट बाद हम किसी तरह वहां से निकलकर रिंग रोड पर पहुंच गए। तभी जब मुझे लगा कि अब हम बच निकलेंगे, पीछे से हेलीकॉप्टर्स की तेज आवाज सुनाई दी। सिटी की तरफ से 3 आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उनके सर्च लाइट्स रात के अंधेरे में लगातार स्कैन कर रहे थे। मैंने तुरंत आदेश दिया, स्पीड बढ़ाओ। पूरी कॉन्वॉय अचानक तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी। हेलीकॉप्टर्स ने तुरंत पीछा किया। सर्च लाइट्स हमारी कॉन्वॉय पर टिक गए और अगले ही पल मशीन गन से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां कॉन्वॉय के पीछे सड़क पर बरसने लगीं और चिंगारियां उड़ने लगीं। लाउडस्पीकर से आवाज आई, आगे चल रही कॉन्वॉय तुरंत रुककर इंस्पेक्शन कराए, नहीं तो फायर कर दिया जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फायर नंबर 1 अचानक कॉन्वॉय से उड़कर निकला और लाल फ्लेम की तरह सीधे हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन पर टूट पड़ा। अगले ही पल आसमान में जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। तीनों हेलीकॉप्टर्स जलते हुए नीचे गिरे। उनके रैकेज हर तरफ बिखर गए और सर्च लाइट्स हमेशा के लिए बुझ गए। पीछा वहीं खत्म हो गया। हमारी कन्वॉय पूरी स्पीड से सिटी बॉर्डर पार करके रात के अंधेरे में गायब हो गई। सुमुचीन ने राहत की सांस ली। आखिरकार निकल आए, लेकिन मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं हुआ। मुझे पता था कि लिनन बेस सिटी हमारी दिशा की इंफॉर्मेशन तुरंत ऊपर भेज देगा। अब आगे का हर पल कीमती था। हमारी कन्वॉय बिना रुके दौड़ती रही। सुबह होते होते आखिर हमें जांग प्रोविंस और पड़ोसी प्रोविंस की बॉर्डर दिखाई देने लगी। लेकिन जैसे ही कन्वॉय ने प्रोविंस बॉर्डर पार की, फ्लाइंग नंबर 1 ने ऊपर से एक ऐसा दृश्य भेजा कि मेरे चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। बॉर्डर के दक्षिण में एक पहाड़ी पर हुआंग शुआन खड़ा था। वह दूर से हमारी कॉन्वॉय को देख रहा था। उसने कोई हमला नहीं किया, बस शांत खड़े होकर हमें ऑब्जर्व कर रहा था। युन रुओक्शुए ने भी उसे देख लिया। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। यह आदमी बहुत डेंजरस है। यह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। क्या इसे अभी खत्म कर दें? मैंने सिर हिला दिया। हुआंग शुआन का म्यूटेटेड पेंगोलिन भले ही हमने मार दिया था, लेकिन वह खुद बीस्ट टैमर था। कौन जाने उसके पास और कितने हिडन कार्ड्स हों। अभी उससे लड़ना सही समय नहीं था। प्रोविंस से बाहर निकलना ज्यादा जरूरी था। मैंने लिखा, पहले चलते हैं, बाकी बाद में। कॉन्वॉय लगातार दक्षिण की तरफ बढ़ती रही और आखिर पड़ोसी प्रोविंस में प्रवेश कर गई। जियांग प्रोविंस छोड़ने के बाद सड़कें काफी बेहतर हो गईं। चौड़ी हाईवे पर छोड़ी गई व्हीकल्स तो थीं, लेकिन पहले जैसी खतरनाक माउंटेन रोड्स नहीं थीं। 3 दिन बाद हम युनजो सिटी पहुंचे। अपोकलिप्स से पहले यहाँ लगभग 30 लाख लोग रहते थे। अब पूरा सिटी ज़ॉम्बीज के कब्जे में था, लेकिन मेरे लिए यह जगह किसी ट्रेजर हाउस से कम नहीं थी। 30 लाख पॉपुलेशन का मतलब था अनगिनत ज़ॉम्बीज, और ज्यादा ज़ॉम्बीज का मतलब ज्यादा इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज और गोल्ड कोर्स। सबसे बड़ी बात, यह जियांग प्रोविंस से बहुत दूर था। यहाँ ह्यूमन बेसिस तक
तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने में समय लगा, इसलिए फिलहाल पीछा किए जाने का खतरा कम था। सिटी में पहुंचते ही मैंने हमेशा की तरह ज़ॉम्बी आर्मी फैलाकर आसपास की सफाई शुरू कर दी और लगातार गोल्ड कोर्स इकट्ठा करने लगा। युनरुओक शू ने भी समय बर्बाद नहीं किया, वह लगातार कल्टीवेशन करती रही और अपने ओल्ड टर्टल को भी ट्रेन करती रही। कई दिनों की मेहनत के बाद ओल्ड टर्टल आखिर 4th ईयर तक पहुंच गया। उसका शरीर इतना विशाल हो चुका था कि उसकी पीठ पर आराम से एक टेबल रखकर लोग ताश खेल सकते थे। सू मूचिन भी खाली नहीं बैठी, वह हर दिन अपने म्यूटेटेड ब्लैक बुल दाहेई पर सवार होकर बाहर जाती, म्यूटेटेड बीस्ट का शिकार करती और उसकी ताकत लगातार बढ़ती रही। साथ ही वह युनरुओक शू द्वारा सिखाई गई 9 ऑरिजिन ब्रोकन मेरिडियन टेक्निक की भी प्रैक्टिस करती रही, जिससे उसकी ऑरा और भी गहरी होती गई। मैंने भी इस दौरान अपनी ज़ॉम्बी पपेट आर्मी को और मजबूत कर लिया। युनजो सिटी से मिले गोल्ड कोर्स की मदद से मैंने कई और 4th ईयर ज़ॉम्बी पपेट्स तैयार कर ली। अब मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर किसी मीडियम साइज बेस सिटी से सीधी लड़ाई भी हो जाए तो मुझे जीत का पूरा भरोसा था। लेकिन मेरी एक ही इच्छा थी, किकी के लिए कोई ऐसा सुरक्षित स्थान मिल जाए जहां वह शांति से बड़ी हो सके। अफसोस, युनजू सिटी में 5वीं रात ही फ्लाइंग नंबर 1 ने आसमान से एक नई सूचना भेजी। सिटी के उत्तर पश्चिम की दिशा से एक बहुत विशाल मिलिट्री कॉन्वॉय तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी। दर्जनों मिलिट्री ट्रक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स और उनके ऊपर सुरक्षा दे रहे 6 आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स साफ दिखाई दे रहे थे। कॉन्वॉय के बीच में कई स्पेशल मार्किंग वाली कमांड व्हीकल्स भी थीं। उनकी दिशा सीधी युनजो सिटी की तरफ थी। मेरा दिल बैठ गया। लगता था कि ज़ॉम्बी किंग की वांटेड इंफॉर्मेशन अब इस प्रोविंस तक भी पहुंच चुकी थी। यह संभव था कि लोकल बेस सिटी ने इंपीरियल कैपिटल के आदेश पर यह एक्सटर्मिनेशन फोर्स भेजी हो, या फिर हुआंग शुन ने ही हमारी लोकेशन यहाँ के बेस सिटी को बता दी हो। वजह चाहे जो भी हो, अब यहाँ रुकना नामुमकिन था। सू मूचिन बिना कुछ बोले सामान समेटने लगी। शायद अब वह लगातार भागते रहने की जिंदगी की आदी हो चुकी थी। युनरुओक शू खिड़की के पास जाकर शांत सिटी को देखने लगी। फिर उसने धीरे से कहा, पापा, हम हमेशा ऐसे भागते नहीं रह सकते। मुझे पता था कि वह सही कह रही है, लेकिन फिलहाल भागने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। युनरुओक शू मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता और दृढ़ता थी। उसने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब हमें फिर कभी भागना नहीं पड़ेगा। उसी रात तड़के हमारी कन्वॉय युनजो सिटी के अंधेरे में गायब हो गई। वहीं कई दर्जन किलोमीटर दूर वह विशाल मिलिट्री कन्वॉय लगातार आगे बढ़ रही थी। एक कमांड व्हीकल के अंदर बैठा ठंडे चेहरे वाला एक मिडिल एज ऑफिसर अपने हाथ में एक फाइल पलट रहा था। उसके कवर पर लाल रंग की टॉप सीक्रेट मुहर लगी थी। उस फाइल का टाइटल सिर्फ 5 शब्दों का था, ज़ॉम्बी किंग फाइल। उसने फाइल बंद की, युनजो सिटी की अंधेरी दिशा में देखा और धीमे स्वर में कहा, इस बार तुम बचकर नहीं निकलोगे। तो भाई लोग, यहीं पर इस मैनहवा का सीजन 1 खत्म होता है। सीजन 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही सीजन 2 आएगा, उसका कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन भी ऑन कर देना ताकि अगली अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।